हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एवरी स्टडी क्लासेस। सो गाइस, हम डिस्कस कर रहे हैं आरपीएससी बीएडीएम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। 300 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं जो 2021 और 2023 के एग्जाम्स में पूछे गए थे। आज हमारा ये कंटिन्यूएशन लेक्चर है, हमारा पार्ट 2 का ये लेक्चर होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये डिस्कशन ऑन आरपीएससी बीएडीएम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एवरी स्टडी क्लासेस के डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं फॉर आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम। आप इन कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो ऑन एवरी स्टडी क्लासेस वेबसाइट एज वेल एज ऑन ऐप। So first question is on your screen now. The question is, which marketing concept is based on the development, design and implementation of marketing programs, processes and activities that recognizes their breadth and interdependence? देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि वो कौन सा मार्केटिंग कंसेप्ट है जो डेवलपमेंट डिजाइन पे बेस्ड है, जिसमें जो भी हम मार्केटिंग के प्रोग्राम्स हैं, प्रोसेसेस हैं या फिर एक्टिविटीज हैं, जब उनको इंप्लीमेंट करते हैं तो उस टाइम पर जो भी ये प्रोग्राम्स हैं, ये हमारे प्रोसेसेस हैं, उनकी जो इंटरडिपेंडेंस है, यानी कि किस तरह से वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं और उनकी जो ओवरऑल ब्रेथ है उसको भी साथ में वो रिकॉग्नाइज करता है। तो चार ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट, सेकंड इज सेलिंग कंसेप्ट, थर्ड इज रिलेशनशिप मार्केटिंग कंसेप्ट एंड फोर्थ इज इंटरनल मार्केटिंग कंसेप्ट। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विच इज होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट। सो होलिस्टिक मार्केटिंग जो कंसेप्ट है वो जो हमारी मार्केटिंग की एक्टिविटीज है, जो हमारा ओवरऑल बिजनेस है, उसको एक सिंगल एंटिटी की तरह जो है वो यहाँ पर देखता है, यानी कि सारे के सारे पार्ट्स को एक सिंगल एंटिटी की तरह यहाँ पर देखा जाता है। और होलिस्टिक मार्केटिंग में ये बिलीव करा जाता है कि होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, कि जो हमारा बिजनेस है वो एज ए होल हमें उसको देखना है, राइट। जितनी भी हमारी एक्टिविटीज हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं, राइट। सो होलिस्टिक मार्केटिंग इज एन अप्रोच ऑफ marketing that considers the entire business and all its components as integrated system। तो एक integrated system की तरह यहाँ पर एक business को देखा जाता है। चार components holistic marketing के होते हैं जो आप याद रखेंगे, which is very important: integrated marketing, internal marketing, relationship marketing and performance marketing। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन टू ब्रांड नेम्स आर फीचर्ड ऑन ए सिंगल प्रोडक्ट। तो देखिए क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि जब दो ब्रांड नेम्स को एक सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर फीचर करा जाता है तो इसे हम क्या बोलते हैं। ऑप्शंस हमारे पास हैं: डबल ब्रांडिंग, को ब्रांडिंग, ब्रांड लॉयल्टी या फिर कल्चर ब्रांडिंग। तो देखिए बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विच इज को ब्रांडिंग, राइट। सो को ब्रांडिंग को हम ब्रांड कोलैबोरेशन या फिर ब्रांड पार्टनरशिप भी बोलते हैं। ये ऐसी स्ट्रेटेजी होती है जहां पर दो ब्रांड्स साथ में मिलकर के एक प्रोडक्ट को सेल करते हैं, कि एक ही प्रोडक्ट के ऊपर आपको दोनों ब्रांड्स देखने को मिल जाएंगे। दोनों ही ब्रांड्स की जो स्ट्रेंथ होती है उनको लीवरेज करने की यहाँ पर कोशिश होती है। हर ब्रांड की अपनी एक ब्रांड इक्विटी होती है, तो दोनों ही ब्रांड्स की इक्विटीज और उनकी जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको यूज करा जाता है इन द को ब्रांडिंग। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विच इज को ब्रांडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट मार्केटर मस्ट बी अवेयर ऑफ। तो डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट को जब एक मार्केटर स्टडी करता है तो उस टाइम पर जो मार्केटर है वो किस चीज के बारे में अवेयर होना चाहिए, ये हमें यहाँ पर बताना है। अब डेमोग्राफिक जो एनवायरनमेंट है वो होता क्या है। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं जो हमारी पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड होते हैं, राइट। और वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि एज, सेक्स, इनकम, एजुकेशन लेवल या फिर ऑक्यूपेशन। तो जितने फैक्टर्स हैं ये हमारे डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं, राइट। सो डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट को स्टडी करते हुए किस चीज के बारे में अवेयर एक मार्केटर को होना चाहिए। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं: इनकम ऑफ पॉपुलेशन, कल्चरल वैल्यूज, इकोनॉमिक सिस्टम्स या फिर कॉर्पोरेट लॉज। तो अगर इन चारों ऑप्शंस को आप पढ़ेंगे तो उनको पढ़ के हमें ये पता चलता है कि कल्चरल वैल्यूज, इकोनॉमिक सिस्टम्स एंड कॉर्पोरेट लॉस, दीज आर नॉट डेमोग्राफिक वेरिएबल्स। एक ही डेमोग्राफिक वेरिएबल हमें यहाँ पर दिया गया है एंड दैट इज द ऑप्शन नंबर 1, विच इज इनकम ऑफ पॉपुलेशन। सो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनइथिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस इंक्लूड। तो हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अनइथिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस में क्या क्या आएगा। अब अनएथिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। अनएथिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस वो प्रैक्टिसेस होती हैं जो कहीं ना कहीं कंज्यूमर को डिसीव करने के लिए करी जाती हैं। अपने बेनिफिट के लिए मार्केटर कंज्यूमर को डिसीव करता है और इस तरह की प्रैक्टिसेस ना लॉन्ग टर्म में एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी होती हैं, ना ही कंज्यूमर के लिए अच्छी होती हैं और ना ही ओवरऑल सोसाइटी के लिए अच्छी होती हैं। सो क्या क्या आएगा अनएथिकल मार्केटिंग एक्टिविटीज में। ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है ब्राइवरी, सेकंड इज टाइंग एग्रीमेंट, थर्ड इज क्वालिटी डिफेक्ट एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ द अबव। देखिए ब्राइवरी तो अनएथिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस में आएगी ही, राइट।
इसके अलावा टाइंग एग्रीमेंट यहाँ पर दिया गया है। टाइंग एग्रीमेंट क्या होता है? देखो, टाइंग एग्रीमेंट का मतलब होता है कि जब एक पर्टिकुलर सेलर दो प्रोडक्ट्स को एक साथ टाई कर देता है, यानी कि एक तरह से टाई अप से ही ये टाइंग एग्रीमेंट वर्ड यहाँ पर आया है। यानी कि आपको एक प्रोडक्ट खरीदना है तो उसके साथ में जो प्रोडक्ट ऐड कर देगा सेलर, वो भी साथ में आपको खरीदना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं टाइंग एग्रीमेंट, राइट। तो ये भी एक अनएथिकल मार्केटिंग प्रैक्टिस होती है, बिकॉज आप जबरदस्ती एक प्रोडक्ट कंज्यूमर को बाई यहाँ पर करवा रहे हो, उससे दो प्रोडक्ट्स का चार्ज यहाँ पर कर रहे हो, जबकि हो सकता है उसे एक ही प्रोडक्ट की जरूरत हो। या फिर क्वालिटी में कोई डिफेक्ट आ जाए तो ये भी हमारी एक अनएथिकल मार्केटिंग प्रैक्टिस होगी। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विच इज ऑल ऑफ द एबव। ये तीनों जो ऊपर ऑप्शंस में दिए गए हैं, ये सारी की सारी अनएथिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस हैं। Next question is, in the economic arena, marketer need to focus on. So economic arena में एक मार्केटर को किस चीज के ऊपर फोकस करना है, यानी कि क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि कौन सा इकोनॉमिक फैक्टर है जिसे एक मार्केटर को फोकस करना चाहिए। तो हमें नीचे दिए गए ऑप्शंस में से इकोनॉमिक फैक्टर्स को बेसिकली सिलेक्ट करना है। तो जो यहाँ पर ऑप्शंस हमारे पास दिए गए हैं वो देखिए, ऑप्शन में है सबसे पहले है लेवल्स ऑफ सेविंग, सेकंड इज अपॉर्चुनिटीज ऑफ फॉर इनोवेशन, थर्ड इज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड फोर्थ इज 1 and 3। तो देखो, 1 जो है लेवल्स ऑफ सेविंग, यस इट इज एन इकोनॉमिक फैक्टर, राइट, ये इकोनॉमिक फैक्टर में आता है। इसके अलावा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी हमारा एक इकोनॉमिक फैक्टर है। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विच इज 1 and 3। अपॉर्चुनिटीज फॉर इनोवेशन, दिस इज नॉट एन इकोनॉमिक फैक्टर, तो ये हमारे यहाँ पर आंसर में नहीं आएगा, राइट। सो राइट आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विच इज 1 and 3। Next question is, the process under which an organization tries to make its product different from the products of other organization। So वो कौन सी प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट को अपने कंपटीटर के प्रोडक्ट के कंपैरिजन में डिफरेंट बनाने की कोशिश करती है। ऑप्शंस हमारे पास दिए गए हैं, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, प्रोडक्ट सेगमेंटेशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन या फिर प्रोडक्ट सिंप्लीफिकेशन। तो देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो हमसे पूछा जा रहा है उसी की स्टेटमेंट में हमारे पास यहाँ पर आंसर दिया हुआ है। क्या बोला जा रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, प्रोडक्ट को डिफरेंट बनाना है फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन। सो बहुत सिंपल है, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विच इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होती क्या है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का सिंपल मतलब है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसे हमें अलग दिखाना है एज कंपेयर टू अवर कंपटीटर, सो दैट जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी एक यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन बने, राइट। कंज्यूमर उसको ज्यादा कैच करें और हमारा प्रोडक्ट जो है वो एक अलग तरह से दिखे मार्केट में। ये पर्पस होता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का। सो राइट आंसर हमारा यहाँ पर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन से ब्रांड लॉयल्टी भी बढ़ती है, राइट, सेल्स में भी ग्रोथ आती है और अल्टीमेटली कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज होता है। Next question is, which product strategy is used in maturity stage of product life cycle? So product life cycle की maturity जो स्टेज होती है उसमें कौन सी स्ट्रेटेजी एक कंपनी को यूज करनी चाहिए, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की कुछ स्टेजेस हमारे पास होती हैं। इस तरह से हमारे पास प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है, देन ग्रोथ, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर मेच्योरिटी स्टेज आती है, फिर डिक्लाइनिंग स्टेज आ जाती है, राइट। तो जब मेच्योरिटी स्टेज के ऊपर एक प्रोडक्ट होगा तो कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करी जाएगी? ऑप्शन, सबसे पहला ऑप्शन है ऑफर प्रोडक्ट एक्सटेंशंस, सेकंड इज डाइवर्सिफाई ब्रांड्स एंड आइटम्स मॉडल्स, थर्ड इज क्रिएट प्रोडक्ट अवेयरनेस एंड ट्रायल, एंड फोर्थ इज मैक्सिमाइज मार्केट शेयर। तो देखिए, मेच्योरिटी स्टेज में होता क्या है, जब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट मेच्योरिटी स्टेज में पहुंचता है तो उसकी जो ग्रोथ है वो स्टेबल यहाँ पर हो जाती है, राइट। इसके अलावा और ग्रोथ मार्केट में नहीं होती। क्यों यहाँ पर ग्रोथ स्टेबल हो जाती है? बिकॉज यहाँ पर जो कंपटीशन है वो भी मार्केट में आ जाता है, सभी को पता चल जाता है कि कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट आया है, राइट। यहाँ पर कंपटीटर्स भी काफी ज्यादा फाइट करने लगते हैं प्रोडक्ट के साथ, तो जो सेल्स है वो स्टेगनेंट यहाँ पर हो जाती है। तो इस टाइम पर अगर एक कंपनी को सस्टेन करना है मार्केट में, सो दे हैव टू डाइवर्सिफाई देयर ब्रांड्स, राइट। इसलिए मेच्योरिटी स्टेज में जो स्ट्रेटेजी यूज करी जाएगी दैट वुड बी ऑप्शन नंबर 2, डाइवर्सिफाई ब्रांड्स एंड आइटम्स मॉडल्स। जो भी एक पर्टिकुलर कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं उन्हें वहां पर डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, सो दैट वो कम्पिटिटिव रह सके मार्केट में, क्योंकि यहाँ पर जो आपके प्रॉफिट मार्जिन हैं वो काफी कम हो जाते हैं। और अगर कंपटीशन में रहना है, स्टिल मार्केट में सस्टेन करना है, तो डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पर करनी पड़ती है, कुछ नया आपको यहाँ पर लेकर के आना पड़ता है। इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीनिंग ऑफ एफएमसीजी इज, तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एफएमसीजी की फुल फॉर्म हमसे पूछी जा रही है। ऑप्शंस दिए गए हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, सेकंड इज फेमस मूविंग कंपल्सरी गुड्स, थर्ड इज फास्ट मार्केट कंज्यूमर गुड्स, फोर्थ इज फ्रीक्वेंट मार्केट कंजम्पशन गुड्स। तो देखिए बहुत इजी ये क्वेश्चन है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ कन्वीनियंस प्रोडक्ट। तो कन्वीनियंस प्रोडक्ट का पार्ट कौन सा नहीं है, ये हमें यहाँ पर बताना है। चार ऑप्शंस हमारे पास दिए गए हैं। पहला है स्टेपल प्रोडक्ट, सेकंड इज स्पेशलिटी प्रोडक्ट, थर्ड इज इंपल्स प्रोडक्ट एंड फोर्थ इज इमरजेंसी प्रोडक्ट। राइट, सो कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स होते कौन से हैं? देखिए कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें एक कस्टमर फ्रीक्वेंटली बाई करता है, इमीडिएटली बाई करता है, एंड ए कंज्यूमर बाई दीज प्रोडक्ट्स विदाउट एनी कंपैरिजन। मिनिमम कंपैरिजन कंज्यूमर का लगता है, राइट, और मिनिमम बाइंग एफर्ट लगता है। इस तरह के प्रोडक्ट्स को हम बोलते हैं कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स। राइट, सो कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे स्टेपल भी होते हैं। स्टेपल प्रोडक्ट्स भी एक कन्वीनियंस प्रोडक्ट का पार्ट है। राइट, स्टेपल प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम डेली बेसिस के ऊपर खरीदते हैं। राइट, जो भी हमारी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें होती हैं उन्हें हम स्टेपल प्रोडक्ट्स कहते हैं। जैसे कि अगर आपने सॉल्ट खरीदा, आपने शुगर खरीदी, तो उनको हम स्टेपल प्रोडक्ट्स बोलते हैं। राइट, जिनको हम रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं। इसके अलावा इंपल्स प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें हम इंपल्सिवली खरीदते हैं, यानी कि कोई बिना किसी प्लानिंग के खरीदते हैं। कि आप मार्केट में गए, आप गए तो राइस खरीदने थे, लेकिन वहां पर आपने कैंडीज देखी और आपने कैंडी खरीद ली, तो उसे हम इंपल्स प्रोडक्ट बोलेंगे। और इमरजेंसी प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमें इमरजेंसी में चाहिए होते हैं। जैसे कि बारिश लगी तो आपने छाता खरीदा, आप बीमार हो आपने मेडिसिन खरीदी, दीज आर द इमरजेंसी प्रोडक्ट्स। लेकिन जो स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स हैं ये कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स का पार्ट नहीं होते हैं। स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स हमारे शॉपिंग प्रोडक्ट्स का पार्ट कहीं ना कहीं होते हैं। तो इसलिए राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ट्रेडमार्क कैन बी रजिस्टर्ड विद द एक्ट। तो देखिए क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ट्रेडमार्क जो है वो कौन से एक्ट के अंदर रजिस्टर होता है। तो चार ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है द ट्रेड एंड मर्चेंडाइज Marks Act 1948. The second is the Trade and Merchandise Marks Act 1958. Third is the Trade and Merchandise Marks Act 1968. And fourth is the Trade and Merchandise Marks Act 1978. राइट, सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर है वो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, and that is the Trade and Merchandise Marks Act 1958. राइट, so देखिए फैक्ट बेस्ड ये बेसिकली क्वेश्चन है। राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा द ट्रेड एंड मर्चेंडाइज मार्क्स एक्ट 1958। तो इसको आपने सिर्फ याद ही रखना है। राइट, और यहाँ पर एक और बात जो आपने याद रखनी है, दैट इज कि जो ट्रेड मार्क्स एक्ट है इसका रिवीजन भी बाद में हो गया है, और अभी जो ट्रेड मार्क्स एक्ट चलता है दैट इज बेसिकली ट्रेड मार्क्स एक्ट 1999। सो लेटेस्ट जो है वो ये है। राइट, तो ये क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शन थे ये पुराने वाले एक्ट के नाम से दिए गए थे, इसलिए हमने इस पर्टिकुलर जो ऑप्शन है इसको राइट आंसर मार्क करा है। बिकॉज यहाँ पर ट्रेड मार्क्स एक्ट 1999 मेंशन्ड नहीं है, पुराना नेम दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से ही हम यहाँ पर आंसर मार्क कर रहे हैं। Next question is which one of the following is an internal factor that affects pricing decisions? So दो तरह के factors होते हैं जो pricing decisions को impact करते हैं, internal factors and external factors। तो हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा internal factor है जो pricing decisions को affect करता है। Options हमें यहाँ पर दिए गए हैं, demand of the product, ethical values, promotional efforts and cost of resources। तो कौन से फैक्टर्स हैं जो इंटरनल होंगे जो प्राइस को इफेक्ट करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 3 विच आर प्रमोशनल एफर्ट्स। प्रमोशनल एफर्ट्स इंटरनल क्यों है? बिकॉज प्रमोशनल एफर्ट्स कंपनी के हाथ में है। राइट, एक कंपनी को क्या एफर्ट्स करने हैं, किस तरह की एडवर्टाइजिंग करनी है, किस तरह से पर्सनल सेलिंग करनी है, क्या किस तरह से वो पब्लिक रिलेशंस एस्टैब्लिश करेंगे, तो वो सारे के सारे जो है वो कंपनी के हाथ में है। इसलिए प्रमोशनल एफर्ट्स हमारे यहाँ पर इंटरनल फैक्टर्स हो जाएंगे। इंटरनल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो कंपनी के कंट्रोल में होते हैं, और एक्सटर्नल फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जो कंपनी के कंट्रोल में नहीं है। इसके अलावा जो डिमांड है ये कंपनी के कंट्रोल में नहीं है। इथिकल वैल्यूज भी सोसाइटी पे डिपेंड करती हैं। कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज भी कंपनी के हाथ में नहीं है। तो ये सारे हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हो जाएंगे। इसके अलावा कौन कौन से इंटरनल फैक्टर्स होंगे, जैसे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजी, ब्रांड इमेज एंड इक्विटी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स, इंटरनल कॉस्ट एंड प्रॉफिट मार्जिन टारगेट्स, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, कैपेसिटी एंड प्रोडक्शन कॉन्स्टेंट्स। तो ये सारे हमारे इंटरनल फैक्टर्स हैं जो प्राइसिंग को अफेक्ट करते हैं।
Next question is when a marketer considers all the customers of the entire market to be homogeneous, they plan to complete the market work for the market differentiation. So देखिए क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि एक मार्केटर जब पूरे के पूरे मार्केट को होमोजेनियस कंसीडर कर लेगा तो बेसिकली कौन सी स्ट्रेटजी उसकी आएगी, कौन सी डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी वो बेसिकली यहाँ पर यूज कर रहा है. सो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रेटजी, सेकंड इज ग्रुप मार्केटिंग स्ट्रेटजी, थर्ड इज सेंट्रलाइज्ड मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड फोर्थ इज साइकोलॉजिकल मार्केटिंग स्ट्रेटजी. सो राइट आंसर अगर हमें यहाँ पर देखना हो इन चारों ऑप्शंस को अगर हम अच्छे से पढ़ें तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो हमारा यहाँ पर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 2 विच इज ग्रुप मार्केटिंग स्ट्रेटजी. जनरली जब एक पर्टिकुलर मार्केटर पूरे के पूरे मार्केट को होमोजेनियस कंसीडर कर लेता है इसे हम अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रेटजी या फिर मास मार्केटिंग स्ट्रेटजी बोलते हैं. लेकिन इस क्वेश्चन में इसका आंसर हमारा बनेगा ग्रुप मार्केटिंग स्ट्रेटजी. हम इसको ग्रुप मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक पूरे के पूरे मार्केट को एक ग्रुप ही यहाँ पर जो मार्केटर है वो कंसीडर कर रहा है, इसलिए इन ऑप्शंस के हिसाब से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट हमारा आंसर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 2 विच इज ग्रुप मार्केटिंग स्ट्रेटजी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैल्यू प्राइसिंग मेथड बेस्ड ऑन. देखिए क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग किसके ऊपर बेस्ड होती है. चार ऑप्शंस हमारे पास हैं, लो प्राइस लो क्वालिटी, लो प्राइस हाई क्वालिटी, थर्ड इज हाई प्राइस लो क्वालिटी एंड फोर्थ इज हाई प्राइस हाई क्वालिटी. नाउ व्हाट इज वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग. देखिए वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग में एक जो कंपनी है, जो मार्केटर है, जो सेलर है, उसकी कोशिश होती है कि वो अपने कंज्यूमर को बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड करे. बेस्ट वैल्यू एक कंज्यूमर को आप कब प्रोवाइड कर सकते हो, आप खुद सोचो. आप मार्केट में जाते हो, कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो, कब आपको लगता है कि आपको अच्छी वैल्यू मिली है. आपको तब लगता है जब आपने प्राइस कम पे करा हो और उसके कंपैरिजन में जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी हो, यानी कि लो प्राइस एंड हाई क्वालिटी. तो इसको हम बोलते हैं वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग. राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2. Next question is the discount in a well manner way on performance awarded by manufacturer to trade channel member is classified as. So देखिए वो कौन सा डिस्काउंट होता है जो परफॉर्मेंस बेस्ड होता है, जिससे एक मैन्युफैक्चरर अपने ट्रेड चैनल मेंबर को प्रोवाइड करता है. यानी कि एक मैन्युफैक्चरर है जो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, उसका जो ट्रेड चैनल मेंबर है जो उसके लिए प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है, उससे वो एक पर्टिकुलर डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहा है. तो उस डिस्काउंट को हम क्या बोलते हैं. ऑप्शंस हमें यहाँ पर दिए गए हैं, क्वांटिटी डिस्काउंट, फंक्शनल डिस्काउंट, सीजनल डिस्काउंट या फिर नॉन फंक्शनल डिस्काउंट. तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 2 विच इज फंक्शनल डिस्काउंट. तो फंक्शनल डिस्काउंट क्या होता है. फंक्शनल डिस्काउंट इज बेसिकली अ प्राइस रिडक्शन प्रोवाइडेड बाय मैन्युफैक्चरर टू द ट्रेड चैनल. जो भी उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो होलसेलर भी हो सकते हैं, रिटेलर्स भी हो सकते हैं. तो जो भी फंक्शंस वो परफॉर्म कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोसेस में, उन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, उनको अवॉर्ड करने के लिए जब मैन्युफैक्चरर उनको कोई ना कोई डिस्काउंट प्रोवाइड करता है तो उस पर्टिकुलर डिस्काउंट को हम फंक्शनल डिस्काउंट बोलते हैं. राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2. Next question is an increase in the price of a product due to added cost of selling it in different countries is known as. So देखिए क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू एडेड कॉस्ट ऑफ सेलिंग इट, जो भी उसको सेल करने की कॉस्ट हैं उसकी वजह से जब एक प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाता है और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में इंक्रीज हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे. सिर्फ एक कंट्री में नहीं, अगर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट 50 कंट्रीज में सेल हो रहा है तो 50 कंट्रीज में ही उसका प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी प्राइसिंग, प्राइस एस्केलेशन, रेफरेंस प्राइसिंग या फिर रिलेटिव मार्केट प्राइसिंग. सो नेम से ही आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा अगर आप इन ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ोगे कि आंसर क्या होगा. राइट आंसर हमारे यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विच इज प्राइस escalation. So right answer हमारा हो जाएगा option number 2. Now what is price escalation? So price escalation means increase in price of a product or service over a particular period of time. जब एक particular over the period of time हमारा जो price है वो काफी ज्यादा increase हो जाता है तो उसे हम price escalation बोलते हैं. राइट ये बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से हो सकता है, जैसे कि इन्फ्लेशन आ गई है, राइट, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई है, मार्केट कंडीशंस चेंज हो गई हैं, जो डिमांड और सप्लाई डायनामिक्स हैं वो चेंज हो गए हैं, डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई उतनी बढ़ नहीं पा रही है, राइट. तो इसको हम प्राइस एस्केलेशन बोलते हैं और ये बिजनेसेस को भी इंपैक्ट करती हैं और कंज्यूमर्स को भी इंपैक्ट करती हैं, बिकॉज कंज्यूमर्स के लिए जो प्रोडक्ट है वो महंगा हो जाता है, उनकी रीच से बाहर हो जाता है, और बिजनेसेस की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो उनकी इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ जाती है. तो दोनों के लिए ही ये आइडियल कंडीशन जो है वो नहीं होती है.
Next question is post offices selling insurance and mutual funds is an example of which of the following. So post ऑफिस अगर इंश्योरेंस सेल कर रहा है और म्यूचुअल फंड सेल कर रहा है तो इसे बेसिकली हम क्या बोलेंगे, जबकि पोस्ट ऑफिस का जो मेन काम है, जो प्राइमरी फंक्शन है, वो इंश्योरेंस को या फिर म्यूचुअल फंड को सेल करना नहीं है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम, हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन मार्केटिंग सिस्टम, या फिर नन ऑफ द एबव। सो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 2 विच इज हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम। हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम क्या होता है, जहां पर दो या दो से ज्यादा कंपनीज साथ में मिल जाती हैं जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज की होती है। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कंपनी ए है जो इंडस्ट्री 1 से है, कंपनी बी इंडस्ट्री 2 से है, कंपनी सी इंडस्ट्री 3 से है, यानी कि तीन अलग अलग कंपनियां अलग अलग इंडस्ट्री से जब वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अचीव करने के लिए एक साथ आ जाती हैं तो इसे हम हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि एक पोस्ट ऑफिस है तो वो इंश्योरेंस सेल कर रहा है, वो म्यूचुअल फंड्स को भी सेल कर रहा है, तो इससे जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो बैंक है या कोई एनबीएफसी है, उससे भी बेनिफिट हो जाएगा, राइट, क्योंकि उसके जो प्रोडक्ट की रीच है वो बढ़ जाएगी, डिमांड भी बढ़ जाएगी, उनकी सेल्स ज्यादा होगी। पोस्ट ऑफिस को भी बेनिफिट हो जाएगा क्योंकि उनके पास कस्टमर्स आते हैं, राइट, तो उनको भी वहां पर फीस जो है वो मिल जाएगी, उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को सेल करने की कमीशन उनको मिल जाएगा, तो दोनों को ही बेनिफिट हो जाएगा। और इसी को हम बोलते हैं HMS यानी कि हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ रिटेलर। तो हमें बताना है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से रिटेलर का टाइप कौन सा है। ऑप्शंस दिए गए हैं सुपरमार्केट, कैटलॉग शोरूम, स्पेशलिटी स्टोर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जितने भी हमें ऑप्शन दिए गए हैं ये सारे के सारे रिटेलर्स के ही टाइप्स हैं। Next question is direct marketing channel is also known as the following. So direct marketing channel को हम और क्या बोलते हैं ये हमें यहाँ पर बताना है। चार ऑप्शंस हैं हमारे पास, 1 लेवल चैनल, 0 लेवल चैनल, 2 लेवल चैनल, या फिर नन ऑफ दी एबव। तो देखिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा होगा ऑप्शन नंबर 2 विच इज 0 लेवल चैनल। 0 लेवल चैनल जो है ये कैसा होता है, 0 लेवल चैनल में बीच में कोई भी इन्वॉल्व नहीं होता। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर है, राइट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट सेलिंग भी हम इसमें बोल सकते हैं। यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो डायरेक्ट मार्केटिंग हमारा चैनल होता है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम 0 लेवल चैनल भी बोलेंगे, जिसके बीच में कुछ नहीं आता, प्रोड्यूसर डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल कर रहा है। जो हमारा 1 लेवल चैनल होता है, राइट, उसमें एक पर्टिकुलर जो मेंबर है वो बीच में आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर रिटेलर है, रिटेलर की जगह कई बार होलसेलर भी हो सकता है। और जो हमारा 3 लेवल जो हमारा सॉरी नॉट 3 बट 2 लेवल जो चैनल होता है उसमें होलसेलर एंड रिटेलर भी बीच में आ जाते हैं। और इसके अलावा 3 लेवल चैनल भी हो सकता है जहां पर कई बार एक जो एजेंट है वो भी बीच में आ जाता है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के, ठीक है। Next question is which of the following can be argued as a reason for slow growth of consumer cooperation stores in India। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स होते हैं उनकी स्लो ग्रोथ का इंडिया में रीजन क्या है। कोऑपरेटिव स्टोर्स कौन से होते हैं, जिनको कुछ मेंबर साथ में मिलकर के चलाते हैं, म्यूचुअल कोऑपरेशन से चलाते हैं, तो उनकी स्लो ग्रोथ का रीजन क्या हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस हैं वीक ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड इज नॉन कोऑपरेशन ऑफ मेंबर्स, third is insufficient capital, and fourth is all of the above, right। so देखिए क्या वीक ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स की जो स्लो ग्रोथ है उसका रीजन है, तो यस वीक ऑर्गेनाइजेशन इज द रीजन। सेकंड इज नॉन कोऑपरेशन ऑफ मेंबर्स, तो अगर मेंबर्स कोऑपरेट साथ में ना करें तब भी यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, तो यस दिस इज आल्सो रीजन, उनके अपने कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। कैपिटल जो है वो सफिशिएंट नहीं होती है, इनसफिशिएंट होती है, वो कैपिटल रेज नहीं कर पाते इतनी आसानी से, तो ये भी एक रीजन है कंज्यूमर कोऑपरेटिव की स्लो ग्रोथ का। इसलिए हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर दैट विल बी ऑप्शन नंबर 4 विच इज ऑल ऑफ द एबव। Next question is intensive distribution strategy is suitable for which of the following। So intensive distribution strategy किसके लिए suitable होगी। पहला ऑप्शन है न्यू ऑटोमोबाइल,
सेकंड इज वुमेन अपैरल ब्रांड, थर्ड इज सॉफ्ट ड्रिंक एंड फोर्थ इज ब्लोअर। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 3 विच इज सॉफ्ट ड्रिंक। तो देखिए जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं आपको हर जगह मिल जाएंगे, छोटी से छोटी दुकान पर भी मिलेंगे, बड़े से बड़े मॉल में भी मिल जाएंगे, राइट। और इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी हम किस टाइप के प्रोडक्ट्स के लिए यूज करते हैं, तो इस स्ट्रेटेजी को यूज करा जाता है कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स के लिए जिनको हम रोजमर्रा की जरूरत के लिए खरीदते हैं, राइट। जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, राइट, तो इसको भी लोग डेली कई बार डेली कहीं कंज्यूम करते हैं, राइट। इसके अलावा शुगर है, सॉल्ट है, टूथपेस्ट है, तो हमारी जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं उनको बेसिकली हम कन्वीनियंस गुड्स बोलते हैं, और इनके लिए इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी यूज करी जाती है। इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी में जो मार्केटर है वो अपने प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करता है, यानी कि हर जगह पे प्रोडक्ट उसका होना चाहिए, छोटी से छोटी दुकान पर भी होना चाहिए और बड़े से बड़े मॉल में भी होना चाहिए, और इसी को हम बोलते हैं इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी। Next question is dash advertising aims to stimulate a repeat purchase of product and services। तो किस टाइप की एडवर्टाइजिंग जो है वो रिपीट परचेज को स्टिमुलेट करती है, यानी कि जिसकी वजह से कंज्यूमर बार बार प्रोडक्ट को खरीदता है। ऑप्शंस दिए गए हैं इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग, परसुएसिव एडवर्टाइजिंग, रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग या फिर री इन्फोर्समेंट एडवर्टाइजिंग। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विच इज रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग। जो रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग है ये कंज्यूमर को रिमाइंड करवाती है प्रोडक्ट के बारे में, जो उसकी एग्जिस्टिंग अवेयरनेस है उसको री इन्फोर्स करती है, राइट। बार बार याद दिलाती रहती है प्रोडक्ट का, जिसकी वजह से कंज्यूमर प्रोडक्ट को रिपीटेडली परचेज करता है। इन्फॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग इसके अलावा होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाती है। परसुएसिव एडवर्टाइजिंग का पर्पस होता है कंज्यूमर को परसुएड करना टू परचेज द प्रोडक्ट, राइट। और री इन्फोर्समेंट एडवर्टाइजिंग होती है जहां पर कंज्यूमर को एडवर्टाइज करके ये बताया जाता है कि जो उसने प्रोडक्ट खरीदा था वो डिसीजन उसका सही था। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 3 रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग। Next question is, which of the following is not included in the main features of the Dagmar approach to advertising planning? So देखिए एक अप्रोच हमारे पास होती है एडवर्टाइजिंग में, एडवर्टाइजिंग प्लानिंग की डैगमार अप्रोच उसे बोलते हैं। उसका कौन सा फीचर नहीं है ये हमें यहाँ पर बताना है। चार ऑप्शन है हमारे पास। एडवर्टाइजिंग गोल्स मस्ट बी फिक्स्ड, सेकंड इज एडवर्टाइजिंग गोल्स मस्ट बी रिटन, third is it emphasizes on the objectives then advertising communication, and fourth is advertising must be scalable। ठीक है। सो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 3 एंड दैट इज इट एम्फेसाइजेस ऑन ऑब्जेक्टिव्स देन एडवर्टाइजिंग कम्युनिकेशन। देखिए जो डैगमार अप्रोच है जिसकी फुल फॉर्म है डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल्स टू मेजर एडवर्टाइजिंग रिजल्ट्स, ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस नहीं करती है, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ ये एडवर्टाइजिंग कम्युनिकेशन के ऊपर भी फोकस करती है कि किस तरह से एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन अपनी एडवर्टाइजिंग को अपनी एडवर्टाइजमेंट को कम्युनिकेट करती है टू द कंज्यूमर। और इसकी प्रोसेस यहाँ पर दी गई है कि सबसे पहले आपको अवेयरनेस के ऊपर फोकस करना है, कंज्यूमर अवेयर होगा प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में, देन कंज्यूमर विल कॉम्प्रीहेंड दैट पर्टिकुलर एडवर्टाइजिंग, देन उसके बाद जो कंज्यूमर है वो कन्विंस होगा एंड देन इट विल कन्वर्ट इनटू एक्शन, राइट। सो ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ कम्युनिकेशन के ऊपर भी डैगमार अप्रोच फोकस करती है, इसलिए हमारा जो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 3 बिकॉज इट इज नॉट द मेन फीचर ऑफ डैगमार अप्रोच। Next question is informal conversations between friends concerning products and services। So जो informal conversation होती हैं friends के बीच में about the products and services उसे हम क्या बोलेंगे? Stimuli, परसेप्शन, वर्ड ऑफ माउथ या फिर लर्निंग। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 3 एंड दैट इज वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ एक इनफॉर्मल सी कम्युनिकेशन होती है, फ्रेंड्स के बीच में हो सकती है, रिलेटिव्स के बीच में हो सकती है, राइट, कलीग्स के बीच में हो सकती है। तो प्रोडक्ट और सर्विसेज या ब्रांड या फिर आपका कोई एक्सपीरियंस रहा है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर के, जब उसके बारे में आप लोगों से बात करते हो, उसको शेयर करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ओपिनियंस को शेयर करते हो, दूसरों को बताते हो कि ये प्रोडक्ट अच्छा है नहीं है, राइट। तो जनरली हम ये सारी बातें जो है वो करते हैं, राइट। तो इसी को बेसिकली वर्ड ऑफ माउथ हम बोलते हैं। और ये सिर्फ फिजिकली नहीं होता है, जैसे कि ऑनलाइन आप रिव्यूज देखते हो या फिर किसी इन्फ्लुएंसर को सुनते हो, सो दैट इज ऑल वर्ड ऑफ माउथ। आप उसको इलेक्ट्रॉनिक वर्ड ऑफ माउथ भी बोल सकते हो, राइट, जो सोशल मीडिया पे हो रहा है। ऑनलाइन रिव्यूज हैं, कस्टमर टेस्टिमोनियल्स हैं, तो ये सारे सारे वर्ड ऑफ माउथ की कैटेगरी में आएंगे। सो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। The next question is the Delphi technique is related with। So Delphi technique किससे related है ये हमें यहाँ पर बताना है।
फर्स्ट ऑप्शन है सेल्स कोटा, सेकंड इज सेल्स फोरकास्टिंग टेक्निक, थर्ड इज सेल्स टेरिटरीज एंड फोर्थ इज चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए डेल्फी टेक्निक का हम किसके लिए यूज करते हैं? सो आउट ऑफ गिवन ऑप्शंस आवर राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 2 विच इज सेल्स फोरकास्टिंग टेक्निक। सो डेल्फी टेक्निक का बेसिकली हम यूज करते हैं सेल्स फोरकास्टिंग के लिए, राइट। सो डेल्फी ये जो टेक्निक है इसको डेवलप किया था एक ऑथर थे रैंड, उन्होंने डेवलप किया था इन द ईयर ऑफ 1950। और फोरकास्टिंग के लिए जनरली इसका हम जो है वो यूज करते हैं। सेल्स फोरकास्टिंग में काफी फ्रिक्वेंटली डेल्फी टेक्निक का जो यूज है वो करा जाता है। सो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। Next question is wordplay often used to create a double meaning used in combination with a relevant picture. So देखिए जो word play होता है एडवर्टाइजिंग में ये it often creates a double meaning, ये जो double meaning है वो create कर देता है और उसको use करा जाता है in combination with a relevant picture। तो कई बार जो हम words होते हैं उनको relevant pictures की हेल्प से एक कंपनी यूज करती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? एडवर्टाइजिंग वियर आउट, एडवर्टाइजिंग रेजोनेंस, एडवर्टाइजिंग एडॉप्शन या फिर एडवर्टाइजिंग कल्चर। सो बच्चे याद रखेंगे इस पर्टिकुलर टर्म को हम यहाँ पर बोलेंगे जो डेफिनेशन में दी गई है, इसके लिए जो रिलेवेंट टर्म होगी दैट विल बी ऑप्शन नंबर 2 विच इज कॉल्ड एडवर्टाइजिंग रेजोनेंस। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। Next question is which one of the following is not a major mode of marketing communication mix? So marketing communication mix का मेजर मोड कौन सा नहीं है ये हमें बेसिकली यहाँ पर बताना है। ऑप्शंस हमें दिए गए हैं इवेंट एंड एक्सपीरियंस, सेकंड इज वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग, थर्ड इज सेल्स प्रमोशन एंड फोर्थ इज मार्केट सेगमेंटेशन। तो देखिए ऑप्शंस पढ़ के पता चल रहा है कि जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है which is market segmentation ये बिल्कुल ही irrelevant है when it comes to marketing communication mix। so right answer हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो marketing communication mix में जिसको हम promotional mix भी कई बार बोल देते हैं, इसमें क्या क्या आएगा? इसमें आएगा हमारे पास एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, पर्सनल सेलिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, स्पॉन्सरशिप्स एंड इवेंट्स। तो ये सारे हमारे मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स में आएंगे। मार्केटिंग सेगमेंटेशन इसका पार्ट नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज CRM स्टैंड्स फॉर। तो CRM हम किस CRM की फुल फॉर्म क्या है ये बेसिकली यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शंस दिए गए हैं कस्टमर रिटेंशन मैनेजमेंट, सेकंड इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, थर्ड इज कस्टमर रिटेलिंग मैनेजमेंट एंड फोर्थ इज कस्टमर रेफरेंस मैनेजमेंट। सो राइट आंसर देखिए इस क्वेश्चन का हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर 2 विच इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सो CRM की फुल फॉर्म हमारी हो जाएगी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। नाउ व्हाट इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में एक पर्टिकुलर कंपनी कुछ स्ट्रेटजीज को यूज करती है, कुछ प्रैक्टिसेस को यूज करती है, टेक्नोलॉजी को यूज करती है टू मैनेज द कस्टमर रिलेशनशिप। जो भी एक कस्टमर के साथ उनका इंटरेक्शन हो रहा है, जितने भी टच पॉइंट्स पे कस्टमर के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, उन सभी रिलेशनशिप को, सभी इंटरेक्शन को, उसका रिलेटेड जो डेटा होता है उसको कलेक्ट करा जाता है, एनालाइज करा जाता है और उसकी हेल्प से जो रिलेशनशिप है कस्टमर के साथ उसको मैनेज करा जाता है थ्रू आउट द कस्टमर लाइफ साइकिल। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ बिजनेस मार्केट। हमें यहाँ पर बताना है कि जो बिजनेस मार्केट है उसका फीचर कौन सा नहीं है। अब बिजनेस मार्केट कौन सा होता है? बिजनेस मार्केट वो मार्केट होता है जहां पर प्रोडक्ट और सर्विसेज सेल करी जाती हैं टू द अदर बिजनेसेस। इनकी टू बिजनेस हाउसेस के बीच में बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, वहां पर रिटेल कंज्यूमर यानी कि इंडिविजुअल कंज्यूमर नहीं होता है, राइट। सो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं लेस जियोग्राफिकली कॉन्सेंट्रेटेड बायर्स, सेकंड इज लार्जर बायर्स एंड थर्ड इज क्लोज कस्टमर सप्लायर रिलेशनशिप एंड फोर्थ is 2 and 3। So right answer इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 which is less geographically concentrated buyers। So less geographically concentrated buyers बिजनेस मार्केट में नहीं होते हैं, काफी ज्यादा वो स्कैटर्ड होते हैं, राइट। लार्जर बायर वहां पर आपको देखने को मिलेंगे, जो रिलेशनशिप है कस्टमर सप्लायर की वो भी क्लोज होती है। तो ये दोनों ही फीचर्स हैं बिजनेस मार्केट के, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 इट इज नॉट द फीचर ऑफ बिजनेस मार्केट। सो राइट आंसर हमारा यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग इज द रिसर्च इंस्ट्रूमेंट फॉर मार्केटिंग रिसर्च। तो मार्केटिंग रिसर्च का इंस्ट्रूमेंट कौन सा हो सकता है ये हमें यहाँ पर बताना है, राइट। ऑप्शंस दिए गए हैं क्वेश्चनियर्स, क्वालिटेटिव मेजर्स, टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वी ऑल नो मार्केटिंग रिसर्च के लिए हम क्वेश्चनियर भी यूज करते हैं, क्वालिटेटिव मेथड्स का भी यूज होता है, इसके साथ ही हम टेक्नोलॉजी भी यूज कर सकते हैं। सो राइट आंसर बहुत सिंपल है, हमारा हो जाएगा विच इज ऑप्शन नंबर 4।
नेक्स्ट हमारा मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। हमें यहाँ पर जो मार्केट सेगमेंटेशन के बेसिस हैं वो दिए हुए हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर उनके वेरिएबल्स मेंशन है। सो बेसिस में हमारे पास है जियोग्राफिकल बेसिस, और जियोग्राफिकल बेसिस के साथ हम मैच करेंगे क्लाइमेट को, डेमोग्राफिक बेस के साथ हम मैच करेंगे एज को, राइट, एज इज अ डेमोग्राफिक वेरिएबल। साइकोग्राफिकल वेरिएबल में हमारे पास आएगा लाइफस्टाइल, और बिहेवियरल वेरिएबल में हमारे पास आएगा ब्रांड लॉयल्टी। तो ये हमारा राइट मैच हो जाएगा। इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो राइट आंसर हमारा जो यहाँ पर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 1, विच इज ए के साथ 3, बी के साथ 1, सी के साथ 2 एंड डी के साथ 4। और बच्चे एक चीज आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है, जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि जो लाइफ स्टाइल है क्या ये साइकोग्राफिक वेरिएबल है या फिर ये बिहेवियरल वेरिएबल है। तो देखिए जो लाइफ स्टाइल है इसको हमेशा ही साइकोग्राफिक सिगमेंटेशन के साथ आपने मैच करना है, और लॉयल्टी को हमेशा ही बिहेवियरल बेस के साथ आपने मैच करना है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। Next question is, in which way an exporter company can help इन इंटरनेशनल मार्केटिंग। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जो एक्सपोर्टर कंपनी होती है, यानी कि जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम करती है, वो इंटरनेशनल मार्केटिंग में कैसे हेल्प कर सकती है। तो चार ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड, सेकंड इज री एक्सपोर्ट ट्रेड, थर्ड इज बोथ 1 and 2 एंड फोर्थ इज नन ऑफ द एबव। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 3। जो भी एक्सपोर्टर कंपनी है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड को भी फैसिलिटेट करती है और री एक्सपोर्ट ट्रेड को भी फैसिलिटेट करती है। अब री एक्सपोर्ट क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कंपनी है वो एक पर्टिकुलर कंपनी से जो उसका प्रोडक्ट होगा उसको इंपोर्ट करेगी, इंपोर्ट करके लेकर के आएगी और फिर किसी दूसरी कंट्री को वहां से वो एक्सपोर्ट कर देगी, इसको हम री एक्सपोर्ट बोलते हैं। सो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विच इज 1 and 2। Next question is, which one of the following is an advantage of digital marketing? So digital marketing का advantage कौन सा है ये हमें बताना है। First option है consumers can effectively screen out most messages. Second is advertisers may lose control over online messages. Third is marketer can buy ads on sites related to their own offerings. And fourth is promotional strategies can be copied. So देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा that will be option number 3 which is marketers can buy ads on sites related to their own offering. So जो भी मार्केटर है वो वेरियस साइट से एड्स को बाय कर सकते हैं जो भी उनकी ऑफरिंग है उनसे रिलेटेड। तो ये एक सिग्निफिकेंट बेनिफिट है डिजिटल मार्केटिंग का टू द कंपनीज, राइट। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 3। कंज्यूमर्स कैन इफेक्टिवली स्क्रीन आउट मोस्ट मैसेजेस। तो ये इतनी आसानी से हम मैसेजेस को स्क्रीन आउट नहीं कर सकते। एडवर्टाइजर्स में लूज कंट्रोल ओवर ऑनलाइन मैसेजेस, तो ये इसका कोई बेनिफिट नहीं है, राइट, ये तो एक डिसएडवांटेज हो गया, हमें बताना था एडवांटेज। एंड प्रमोशनल स्ट्रेटजीज कैन बी कॉपीड, ये भी एक डिसएडवांटेज है। तो सिर्फ एक ही एडवांटेज यहाँ पर दिया हुआ है दैट इज ऑप्शन नंबर 3। सो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फीचर्स ऑफ रूरल मार्केटिंग इंक्लूड्स। तो रूरल मार्केटिंग के फीचर्स कौन कौन से होते हैं ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है लार्ज एंड स्कैटर्ड मार्केट, सेकंड इज हेट्रोजेनियस मार्केट, थर्ड इज सीजनल डिमांड एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ द अबव। सो बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है। रूरल मार्केट के ये सारे फीचर्स होते हैं, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके अलावा कौन कौन से फीचर्स होंगे, देखिए बहुत सारा मार्केट पोटेंशियल है रूरल इंडिया में, राइट, यूनिक कंज्यूमर बिहेवियर हमें वहां पर देखने को मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के चैलेंजेस हैं, इसके अलावा जियोग्राफिक स्प्रेड होता है यानी कि स्कैटर्ड मार्केट है, राइट, प्राइस सेंसिटिविटी कंज्यूमर में ज्यादा होती है, प्रोडक्ट को कस्टमाइज करना पड़ता है रूरल मार्केट्स के लिए, इसके अलावा सेपरेट प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज चाहिए होती हैं, रिलेशनशिप ओरिएंटेड वहां पर कंज्यूमर होता है, राइट, लास्ट माइल डिस्ट्रीब्यूशन वहां पर हमें देखने को मिलता है, इसके अलावा लोकल जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उन्हें एंगेज करना पड़ता है और रूरल सेंट्रिक मार्केटिंग मिक्स यहाँ पर मार्केटर को क्रिएट करना पड़ता है। तो ये तीनों ऑप्शन जो हमें दिए गए थे तीनों ही फीचर्स हैं रूरल मार्केट्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन से होंगे, ऑनलाइन कम्युनिटीज एंड फॉर्म्स, ब्लॉग्स, सोशल नेटवर्क्स। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। तो जितने भी हमें यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो हमें फॉल्स स्टेटमेंट यहाँ पर बतानी है। पहली स्टेटमेंट है देखिए सर्विसेज आर नाइदर परफॉर्म्ड नॉर प्रोड्यूस्ड, सेकंड इज सर्विसेज आर नॉट इक्विपमेंट बेस्ड, थर्ड इज सर्विसेज आर इंटेंजिबल एंड फोर्थ इज सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर। तो देखिए सर्विसेज आर नाइदर परफॉर्म नॉर प्रोड्यूस्ड, इसका बेसिकली यहाँ पर मतलब है कि जो हम सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं जो भी उसका कंजम्पशन है प्रोडक्शन है वो साइमल्टेनियसली होता है,
राइट। तो ये सही बात है। सर्विसेज इक्विपमेंट बेस्ड नहीं होती है, तो देखिए ये गलत स्टेटमेंट है। बहुत सारी सर्विसेज होती हैं उसके लिए इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है, राइट। जैसे कि अगर एक बार्बर ही है, एक हेयर ड्रेसर है, राइट, तो वो हेयर ड्रेसर बहुत सारे इक्विपमेंट्स का यूज करता है सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। तो हम ये नहीं कह सकते कि सर्विसेज में कोई इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं। इसलिए हमारा जो राइट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन नंबर 2। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें सर्विसेज की, तो मेनली 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास होती हैं। इंटेंजिबिलिटी यानी कि हम सर्विसेज को देख नहीं सकते, राइट। इनसेपरेबिलिटी यानी कि जो भी पर्टिकुलर सर्विस होगी उसका जो प्रोडक्शन है, कंजम्पशन है, वो सेम टाइम पे होगा। पर्शिबिलिटी, पर्शेबिलिटी का देखिए यहाँ पर मतलब है कि सर्विसेज को हम स्टोर नहीं कर सकते। और वेरिएबिलिटी का मतलब है कि एक इनकंसिस्टेंसी सर्विसेज परफॉर्म करते टाइम होती है। सेम कंज्यूमर को सेम सर्विस आप प्रोवाइड नहीं कर सकते, कि हर कंज्यूमर को सेम तरह की सर्विस ही नहीं आ सकती। वेरिएबिलिटी वहां पर कहीं ना कहीं आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ग्रीन मार्केटिंग। सो ग्रीन मार्केटिंग क्या है ये हमें यहाँ पर बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है मार्केटिंग ऑफ ग्रीन कलर प्रोडक्ट्स, second is marketing of products approved by green bench, and third is marketing environment friendly product and services, and fourth is 1 and 2. so देखिए ग्रीन कलर प्रोडक्ट को मार्केट करना इज नॉट ग्रीन मार्केटिंग। ग्रीन बेंच जिन प्रोडक्ट्स को अप्रूव कर रहा है वो भी ग्रीन मार्केटिंग नहीं है। एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना इज बेसिकली ग्रीन मार्केटिंग। सो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 3। सो ग्रीन मार्केटिंग क्या है? ऐसे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना जो एनवायरमेंट के लिए हेल्दी हो, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। Next question is personal selling consists of contacting prospective buyers of products personally. Who gave this definition? So personal selling में क्या है? Prospective buyers को contact करना personally। ये particular definition किसने दी है? Options हैं Stanton, Buscrick, Cundiff and Still या फिर none of the above। So देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ये डेफिनेशन आपको याद ही रखनी पड़ेगी। Next question is dash is a branch which deals with the various stages a consumer goes through before purchasing products or services for his end use। तो वो कौन सी ब्रांच है जो ये स्टडी करती है कि किस किस तरह की स्टेजेस के थ्रू एक कंज्यूमर गुजरता है जब वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस को उसके एंड यूज के लिए परचेज करता है। ऑप्शंस दिए गए हैं कंज्यूमर परसेप्शन, कंज्यूमर एटीट्यूड, कंज्यूमर बिहेवियर या फिर कंज्यूमर वैल्यूज। बहुत इजी क्वेश्चन है, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विच इज कंज्यूमर बिहेवियर। तो कंज्यूमर बिहेवियर में हम क्या स्टडी करते हैं कि एक जो हमारा कंज्यूमर है, चाहे वो एक इंडिविजुअल कंज्यूमर है या फिर एज ए ग्रुप, हम या फिर हम ग्रुप ऑफ कंज्यूमर को स्टडी कर रहे हैं या फिर वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं इन सेलेक्टिंग, परचेजिंग, यूजिंग एंड डिस्पोजिंग द प्रोडक्ट, सर्विसेज, आइडियाज और एक्सपीरियंसेस। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर बिहेवियर। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। Next question is steps between evaluation of alternative and purchase decision of a buyer। तो कौन कौन से steps हैं जो purchase decision जो होता है कंज्यूमर का और जो evaluation of alternative है उसके बीच में आ जाएंगे। जनरली हम जो प्रोसेस पढ़ते हैं कंज्यूमर बिहेवियर की उसमें पढ़ते हैं इंफॉर्मेशन सर्च, राइट। तो सबसे पहले आएगा हमारे पास प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, फिर इंफॉर्मेशन सर्च, इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, परचेज डिसीजंस एंड पोस्ट परचेज बिहेवियर। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जो हमारा थर्ड एंड फोर्थ स्टेज होती है यानी कि इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव एंड परचेज डिसीजन, उसके बीच में क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं, क्या क्या वहां पर बायर करता है, तो कौन कौन सी चीजें उस चीज को वहां पर इंपैक्ट करती हैं इन ट्रांजिशन फ्रॉम इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव टू द परचेज डिसीजन। सबसे पहला है एटीट्यूड ऑफ द अदर्स, अनएंटिसिपेटेड सिचुएशनल फैक्टर्स, परचेज इंटेंशन। देखिए ये तीनों ही चीजें, जो एटीट्यूड है दूसरे लोगों का, अनएंटिसिपेटेड सिचुएशनल फैक्टर्स हैं और जो परचेज इंटेंशन है कंज्यूमर का, ये तीनों ही चीजें इन्फ्लुएंस करेंगी इस ट्रांजिशन को जो होता है फ्रॉम द इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव टू द परचेज डिसीजन, राइट। सो राइट आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विच इज ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंज्यूमर बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो कंज्यूमर बिहेवियर को क्या क्या इन्फ्लुएंस करता है? फर्स्ट ऑप्शन है सोशल क्लास, देन सेल्फ कंसेप्ट, बोथ 1 एंड 2 या फिर नन ऑफ द एबव। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सोशल क्लास भी और सेल्फ कंसेप्ट ये दोनों ही कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेंगे। तो देखिए जो जो फैक्टर्स यहाँ पर कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं वो है हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स, पर्सनल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड कल्चरल एंड सोशल फैक्टर्स। और इनके अंदर कौन कौन से वेरिएबल्स आते हैं ये सारे आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। Next question is according to Dash theory, discomfort occurs when a consumer holds conflicting thoughts about a belief or an attitude
ऑब्जेक्ट, राइट। सो जब एक पर्टिकुलर कंज्यूमर के माइंड में कन्फ्लिक्टिंग थॉट आते हैं अबाउट ए पर्टिकुलर बिलीफ और ए प्रोडक्ट, तो उसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं, यानी कि आपने एक मोबाइल फोन खरीदा और उसको खरीदने के बाद आपको लग रहा है कि नहीं, मोबाइल फोन मैंने गलत खरीद लिया है, तो ये किस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये चीज होती है, यानी कि उस डिस्कम्फर्ट को हम क्या बोलते हैं? सेल्फ परसेप्शन, कॉग्निटिव डिसोनेंस, एटीट्यूड या फिर लाइवलीहुड। तो इस पर्टिकुलर चीज को देखिए हम बोलते हैं, इस पर्टिकुलर फिनोमिना को बोला जाता है कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस का मतलब है कि जब एक डिसीजन लेने के बाद जो कन्फ्लिक्टिंग थॉट हमें आते हैं, उसकी वजह से जो हमें डिस्कम्फर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड कॉग्निटिव डिसोनेंस। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। Next question is dash is the process by which consumers select, organize and interpret information input to create meaningful picture of the world। तो वो कौन सी प्रोसेस है जिसकी हेल्प से एक पर्टिकुलर कंज्यूमर सेलेक्ट करता है, ऑर्गेनाइज करता है और इंटरप्रेट करता है इंफॉर्मेशन को, राइट, और उसकी हेल्प से वो मीनिंग क्रिएट करता है ऑफ द वर्ल्ड अराउंड हिम और हर। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एटीट्यूड, परसेप्शन, मोटिवेशन या फिर लर्निंग। तो देखिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर 2 विच इज परसेप्शन। तो परसेप्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसकी हेल्प से हम सिलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं स्टिमुलाई को टू क्रिएट ए मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड अराउंड आवरसेल्व्स, राइट। सो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विच इज परसेप्शन। Next question is a consumer's predisposition to accept or reject foreign made products। तो कंज्यूमर की जो प्रीडिस्पोजिशन होती है, यानी कि कंज्यूमर ये सोचता है कि मुझे फॉरेन मेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो लेने ही लेने, यानी कि हमें सिर्फ स्वदेशी प्रोडक्ट यूज करने हैं, सिर्फ देसी प्रोडक्ट यूज करने हैं, हमें विदेशी प्रोडक्ट यूज नहीं करने हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं, कंज्यूमर conformity, consumer ethnocentrism, थर्ड इज कंज्यूमर इमेजरी या फिर नन ऑफ द अबव। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विच इज कंज्यूमर एथनोसेंट्रिज्म। कंज्यूमर एथनोसेंट्रिज्म का मतलब होता है कि कंज्यूमर की वो टेंडेंसी कि वो सिर्फ डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को ही प्रोड्यूस करेगा, यानी कि फॉरेन अल्टरनेटिव्स को यूज नहीं करेगा, सिर्फ जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं को यूज करेगा। तो इसको हम कहते हैं कंज्यूमर एथनोसेंट्रिज्म। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द की स्टेक होल्डर ऑफ सप्लाई चेन इज। तो की स्टेक होल्डर्स कौन होंगे सप्लाई चेन के, ये हमें बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं, एंड कस्टमर्स, शेयर होल्डर्स, बोथ 1 और 2 या फिर सप्लाई चेन पार्टनर्स। तो देखिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विच इज सप्लाई चेन पार्टनर्स। तो देखिए अगर आप देखेंगे तो कस्टमर भी कहीं ना कहीं एक स्टेक होल्डर सप्लाई चेन का हो जाएगा, शेयर होल्डर भी कहीं ना कहीं स्टेक होल्डर तो हो ही जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है की स्टेक होल्डर, ये जो वर्ड यहाँ पर यूज कर रहा है ना की, इसी की वजह से हमारा राइट आंसर हो गया है सप्लाई चेन पार्टनर्स। इसके अलावा देखिए नहीं तो जो मैन्युफैक्चरर है, जो प्रोड्यूसर है, वेंडर्स, वेयर हाउसेज, ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, रिटेलर्स, ये सारे ही सप्लाई चेन पार्टिसिपेंट्स में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पर्पस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज टू। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पर्पस क्या है? First option is coordination and collaboration with channel partners. Second is increase the production level. Third is enhance the quality of product. And fourth is none of the above. So देखिए production and quality of the product ये किसी भी तरह से supply chain management से related नहीं है। जो main purpose है supply chain management का that is to create coordination and collaboration among channel partners, के जितने भी हमारे channel partners हैं उनके बीच में एक coordination रहे, एक collaboration रहे, ताकि जो भी movements of goods हैं वो सही से हो पाए। तो ये मेन पर्पस है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, इसलिए हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर दैट विल बी ऑप्शन नंबर 1 कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन विद चैनल पार्टनर्स। Next question is logistic is the part of supply chain involved with the forward and reverse flow of। so जो logistic है वो supply chain का ही हमारा एक पार्ट होता है, राइट, which deals with the forward and reverse flow of। किस चीज के फ्लो से रिलेटेड है? गुड्स, सर्विसेज, कैश या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए इस क्वेश्चन का हमारे यहाँ पर जो राइट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन नंबर 4। सो लॉजिस्टिक्स में क्या आता है, जो भी हमारी गुड्स हैं, सर्विसेज हैं या फिर जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसे पॉइंट ऑफ ओरिजिन से पॉइंट ऑफ कंजम्पशन तक पहुंचाना, उसको फैसिलिटेट करना। एंड लॉजिस्टिक इज बेसिकली पार्ट ऑफ सप्लाई चेन। सो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। गुड्स भी इसमें आएगा, सर्विसेज भी आएंगी और कैश भी आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सपोर्ट मार्केटिंग इन्वॉल्व। तो एक्सपोर्ट मार्केटिंग में क्या क्या होता है ये आपको बताना है। एक्सपोर्ट मार्केटिंग का मतलब कि जो प्रोडक्ट्स हम दूसरी कंट्रीज को भेज रहे हैं उनकी मार्केटिंग करना। तो उसमें क्या क्या आएगा, एक्सपोर्टिंग, इंपोर्टिंग, क्रिएटिंग, लाइसेंसेज या फिर ऑल ऑफ दी एबव। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव। तो एक्सपोर्ट मार्केटिंग में एक्सपोर्ट भी शामिल होगा, कुछ प्रोडक्ट्स को आपको इंपोर्ट भी करने पड़ेंगे और लाइसेंस भी आपको लेना पड़ेगा। तो इसलिए जो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर बनेगा दैट विल बी all of the above. Next question is a receipt for goods received by the shipment company is। so ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो रिसीट गुड्स रिसीव करते वक्त एक शिपमेंट कंपनी को मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं, राइट। रिसीट फॉर गुड्स रिसीव्ड बाय शिपमेंट कंपनी इज, ऑप्शन है हमारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ लेडिंग, लेटर ऑफ क्रेडिट एंड ड्रॉबैक विल। तो देखो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 2। जो रिसीट गुड्स की रिसीव करती है एक शिपमेंट कंपनी उसे हम कहते हैं बिल ऑफ लेडिंग। Next question is which one of the following is a reason for the need of international marketing। So international marketing की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, क्या आवश्यकता है इंटरनेशनल मार्केटिंग की, ये हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है ग्रोइंग डिमांड ऑन बायर पावर, मोनोपोली पावर, थर्ड इज लिबरलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4 विच इज ऑल ऑफ द एबव। इंटरनेशनल मार्केटिंग की हमें जरूरत है क्योंकि जो डिमांड है वो बढ़ रही है, उसकी वजह से जो बायर है उसकी पावर भी बढ़ रही है। मोनोपोली पावर ना बढ़ जाए इसके लिए भी हमें इंटरनेशनल मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है, सभी को बराबर अपॉर्चुनिटीज मिले, ठीक है। इसके अलावा लिबरलाइजेशन जो है वो हो रही है, जो गवर्नमेंट है वो लिबरलाइजेशन कर रही है, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर फोकस कर रही है, तो इसके लिए भी हमें इंटरनेशनल मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है। और आज की डेट में हम देखते हैं कि जो इकोनॉमीज हैं वो इंटरकनेक्टेड हो गई हैं ड्यू टू टेक्नोलॉजी। एक पर्टिकुलर कंपनी एक कंट्री में बैठ के पूरे वर्ल्ड में अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को सेल कर सकती है, इसलिए हमें इंटरनेशनल मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सटर्नल मैक्रो इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट इंक्लूड्स। तो जो एक्सटर्नल इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट है उसमें क्या इंक्लूड होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल, कंपटीशन, शिफ्ट इन सोशल वैल्यूज या फिर एस्थेटिक्स। तो देखिए इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसके ऊपर कंपनी का बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। तो देखिए जो स्टेजेस हैं बिजनेस साइकिल की उसके ऊपर एक कंपनी का बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विच इज स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल। इट इज external macro international marketing environment factors, right answer will be option number 1। So first question है आपकी स्क्रीन के ऊपर, the question is which of the following is not a basic element of entrepreneurship। so entrepreneurship का basic element क्या नहीं है ये हमें यहाँ पर बताना है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, नोट देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, हमें बताना है कि entrepreneurship का बेसिक एलिमेंट कौन सा नहीं है। चार ऑप्शंस हमारे पास हैं। सबसे पहले है देखिए इन्वेंशन, सेकंड इज इनोवेशन, थर्ड इज डुप्लीकेशन एंड फोर्थ इज एडेप्टेशन, राइट। तो देखिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विच इज डुप्लीकेशन। तो देखिए इन्वेंशन भी एंटरप्रेन्योरशिप का पार्ट है क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज को एंटरप्रेन्योर्स इन्वेंट करते हैं, वो इनोवेट भी करते हैं, वो एडेप्ट भी करते हैं, राइट। जो भी नई चीजें आ रही होती हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज आती हैं, उसको एक एंटरप्रेन्योर एडेप्ट भी करता है। बट डुप्लीकेशन इज नॉट ए पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इट इज नॉट अ बेसिक एलिमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 3। और अगर हम बात करें एंटरप्रेन्योरशिप के एलिमेंट्स की तो उसमें हमारे पास आता है इनोवेशन, रिस्क टेकिंग, पैशन, persistence, vision, leadership and flexibility। Next question is which of the following is true statement that entrepreneurship plays in the economic development of an economy। so हमें यहाँ पर बताना है कि entrepreneurship जो है वो किस तरह से एक important role play करती है in the economic development, right। कुछ statements हमारे पास यहाँ पर दी गई हैं। पहली statement है इट प्रोवाइड्स इमीडिएट लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट। देखिए बिल्कुल सही बात है, इमीडिएट बेसिस के ऊपर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। एंटरप्रेन्योरशिप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एक इकोनॉमी में जनरेट होती हैं। इट हेल्प्स टू प्रमोट बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। सो क्या बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट होती है एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से? यस होती है। सो सेकंड इज आल्सो ट्रू। थर्ड इज इट प्रमोट्स एक्सपोर्ट ट्रेड। सो एक्सपोर्ट भी यहाँ पर बढ़ता है ड्यू टू द एंटरप्रेन्योरशिप, बिकॉज जब हम प्रोडक्शन करेंगे तो उस प्रोडक्शन को हम दूसरी कंट्रीज में भी भेजेंगे। सो एक्सपोर्ट ट्रेड भी यहाँ पर प्रमोट होता है। सो थर्ड भी यहाँ पर सही स्टेटमेंट है। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विच इज ऑल ऑफ द एबव।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट एंटरप्रेन्योर। सो एंटरप्रेन्योर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ये हमें यहाँ पर बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए दी गई है, एग्जीक्यूट्स डिसीजंस विद द कॉन्करेंस ऑफ ओनर। सेकंड इज फिक्स्ड सैलरी एंड रिवॉर्ड्स। एंड थर्ड इज सैलरी एम्प्लॉय। एंड फोर्थ इज टेक्स ऑन डिसीजंस। तो देखिए अगर इन स्टेटमेंट्स को हम पढ़ेंगे तो जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, एंटरप्रेन्योर अपने डिसीजंस खुद लेता है। पहली स्टेटमेंट हमारी देखिए सही नहीं होगी, बिकॉज जो एंटरप्रेन्योर है वो डिसीजंस को एग्जीक्यूट करता है इंडिपेंडेंटली, वो इंडिपेंडेंटली डिसीजंस लेता है। फिक्स्ड सैलरी भी एंटरप्रेन्योर को नहीं मिलती है, सैलरीड एम्प्लॉय भी एक एंटरप्रेन्योर नहीं होता है। तो देखिए पहली तीनों स्टेटमेंट्स ही हमारी यहाँ पर गलत हो जाएंगी। तो पहली तीनों स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएंगी, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ भी जो ऑप्शन है वो आंसर मार्क करने के लिए नहीं है। ऑफिशियल आंसर की में जो इसका आंसर है दैट इज फोर्थ, लेकिन जो फोर्थ है ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है। थोड़ी सी एम्बिग्यूटी इस क्वेश्चन में है, लेकिन अगर हमें यहाँ से रॉन्ग स्टेटमेंट निकालनी है तो पहली तीन स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, और जो फोर्थ यहाँ पर हमारी स्टेटमेंट है टेक ओन डिसीजन, ये करेक्ट है। Next question is arrange the entrepreneurial process according to Nijmegen and New in right orders। देखिए Nijmegen and New ने एक प्रोसेस दी एंटरप्रेन्योरशिप की, एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस इन्होंने दी हमें। उस एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस के हिसाब से जो स्टेप्स दिए गए हैं क्वेश्चन में उन्हें सीक्वेंस में लगाना है। तो जो स्टेप्स हमें यहाँ पर दिए गए हैं वो हैं डेवलप अ बिजनेस प्लान, सेकंड इज आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएट अपॉर्चुनिटी, थर्ड इज स्टार्ट एंड मैनेज द बिजनेस, एंड फोर्थ इज डिटरमाइन द रिसोर्स रिक्वायर्ड। देखिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप में, द फर्स्ट स्टेप इज द आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएट अपॉर्चुनिटी। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा बी। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा दैट विल बी बी। सबसे पहले एक एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करेगा और उसको इवेल्युएट करेगा। सेकंड हमारा स्टेप आएगा जब आपके पास अपॉर्चुनिटी आ गई है, आपने उसको इवेल्युएट कर लिया, अब आप उसका बिजनेस प्लान बनाओगे, राइट। बिजनेस प्लान जब आपने बना लिया उसके बाद आप डिटरमाइन करोगे कि कौन कौन से रिसोर्सेज जो है मुझे चाहिए, किस टाइप के रिसोर्सेज की मुझे जरूरत पड़ेगी मेरे बिजनेस को रन करने के लिए। और जब आपको रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे उसके बाद यू विल स्टार्ट द बिजनेस एंड यू विल मैनेज द बिजनेस। सो देन द ऑप्शन नंबर सी विल बी देयर। सो हमारी जो राइट सीक्वेंस यहाँ पर होगी दैट विल बी बी ए डी सी, जो दी गई है ऑप्शन नंबर 2 में। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स का कंपोनेंट कौन सा है ये हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है B2G, B2B, B2F एंड नन ऑफ द अबव। तो देखिए इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर हमें यहाँ पर मार्क करना हो, द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2 एंड दैट इज B2B, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। तो बिजनेस टू बिजनेस हमारा ई कॉमर्स का एक कंपोनेंट होता है। समटाइम्स देखिए हम B2G भी देख लेते हैं कि बिजनेस टू गवर्नमेंट, राइट, लेकिन वो मेन कंपोनेंट नहीं है ई कॉमर्स का। अगर हम मेन कंपोनेंट्स की बात करें ई कॉमर्स के, तो मेन कंपोनेंट्स में हमारे पास आता है B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, B2C यानी कि बिजनेस टू कस्टमर, C2C यानी कि कस्टमर टू कस्टमर, एंड फोर्थ इज C2B यानी कि कस्टमर टू बिजनेस। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का इस हिसाब से हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। Next question is dash involves uploading relevant information on the server hooked onto the World Wide Web that allows browsing and downloading information anywhere। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि उस पर्टिकुलर टर्म को हम क्या बोलेंगे, उस पर्टिकुलर चीज को क्या बोलेंगे जिसमें हम इंफॉर्मेशन को अपलोड करते हैं ऑन ए सर्वर टू द वर्ल्ड वाइड वेब, जिसकी हेल्प से हम ब्राउजिंग कर सकते हैं और कंटेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर चीज को हम क्या बोलेंगे। ऑप्शंस दिए गए हैं ई ट्रेडिंग, डेटा डिलीवरी, वेब प्रेजेंस या फिर ऑटोमेशन। तो देखो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विच इज वेब प्रेजेंस। वेब प्रेजेंस क्या होती है। वेब प्रेजेंस इज बेसिकली द विजिबिलिटी एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इंडिविजुअल बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर जो आपकी विजिबिलिटी है, बिजनेस की विजिबिलिटी है, उसको बढ़ाना, उसके लिए कंटेंट को क्रिएट करना, उसको अपलोड करना, जो ऑनलाइन ऑडियंस है उसके साथ इंटरेक्ट करना, ये सारी चीजें वेब प्रेजेंस में आती हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ई कॉमर्स मॉडल इंक्लूड्स। तो ई कॉमर्स के कौन कौन से मॉडल्स होते हैं ये इस क्वेश्चन में हमें बताना है। कितने टाइप्स के ई कॉमर्स के मॉडल होते हैं ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। ऑप्शंस देखिए यहाँ पर दिए गए हैं। मेंबरशिप मॉडल,
प्राइवेट ऑफिस मॉडल, थर्ड इज मार्केट पोर्टल मॉडल एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए मेंबरशिप मॉडल ये एक ई कॉमर्स मॉडल है जिसमें क्या होता है कि जो कंज्यूमर होता है उसे मेंबरशिप लेनी पड़ती है एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म की, और जो भी उसकी सर्विसेज होती हैं फिर कंज्यूमर को प्रोवाइड करी जाती हैं, जैसे कि लोग नेटफ्लिक्स की जैसे कि सॉरी नॉट एडवर्टाइजिंग बट मेंबरशिप लेते हैं, राइट। सो नेटफ्लिक्स की जैसे कि मेंबरशिप हो गई तो उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज मेंबरशिप मॉडल, की मेंबरशिप जो है वो कंज्यूमर लेता है, जैसे कि जोमेटो की मेंबरशिप होती है, सो दैट इज द मेंबरशिप मॉडल। प्राइवेट ऑफिस मॉडल, प्राइवेट ऑफिस मॉडल में जो वेबसाइट होती है, जो पोर्टल होता है एक पर्टिकुलर ई कॉमर्स कंपनी का, उसमें उन्हीं लोगों को एक्सेस होता है जो उनके क्लाइंट्स होते हैं, राइट। तो उसको हम प्राइवेट ऑफिस मॉडल बोलते हैं। इट इज बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ ए वेबसाइट, कि वेबसाइट ऐसे तो सभी के लिए ओपन होती है, लेकिन वेबसाइट का कुछ एक पार्ट होता है, कुछ फीचर्स होते हैं जो जो स्पेशल क्लाइंट्स होते हैं एक पर्टिकुलर कंपनी के, उन्हीं को उसका एक्सेस होता है, उन्हीं के पास उसके क्रेडेंशियल्स होते हैं, तो उसी को हम प्राइवेट ऑफिस मॉडल बोलते हैं। और मार्केट पोर्टल मॉडल, जिसमें हम एक वेबसाइट के ऊपर अपनी जो भी मार्केट प्लेस है उसको क्रिएट करते हैं, जिसका एक्सेस कंज्यूमर्स को होता है, वहां से वो ऑनलाइन गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मार्केट पोर्टल मॉडल। तो जितने भी ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं ये सारे ही हमारे ई कॉमर्स के मॉडल हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ई कॉमर्स कैन बी कंसिडर्ड एज, तो ई कॉमर्स को हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, अ स्ट्रेटजी, अ टेक्नोलॉजी, बोथ 1 एंड 2, या फिर नन ऑफ दी अबव। सो देखो ई कॉमर्स की अगर हम बात करें तो ई कॉमर्स को हम एक स्ट्रेटजी भी बोल सकते हैं। इट इज आल्सो स्ट्रेटजी बिकॉज ई कॉमर्स के लिए हमें प्लान करने की जरूरत पड़ती है, सेट ऑफ प्लान एक्शंस वहां पर आते हैं, और बिजनेस को करने का एक तरीका है ई कॉमर्स। सो यस, इट इज अ स्ट्रेटजी। ई कॉमर्स इज आल्सो टेक्नोलॉजी बिकॉज ई कॉमर्स में जितनी भी एक्टिविटीज एक बिजनेस करता है वो करता है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट एंड अदर अवेलेबल टेक्नोलॉजीज। तो यस, e-commerce is also a strategy and it is also a technology. So right answer will be option number 3, both 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिसएडवांटेज ऑफ मोबाइल कॉमर्स इज, तो मोबाइल कॉमर्स का डिसएडवांटेज हमें बताना है। मोबाइल कॉमर्स होती क्या है, मोबाइल कॉमर्स जब हम जो भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हैं या फिर बाइंग एंड सेलिंग होती है बिजनेस और कंज्यूमर के बीच में, वो होती है विद द हेल्प ऑफ मोबाइल। सो क्या डिसएडवांटेजेस है मोबाइल कॉमर्स के? सबसे पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया गया है, कॉन्टैक्ट कैन बी डन ग्लोबली, reduce the transaction cost, third is fraud risk and security concern, and fourth is creates new marketing channel. So देखिए ग्लोबली हम बातचीत कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मोबाइल, कॉन्टैक्ट हमारा ग्लोबल हो सकता है, तो ये तो एक एडवांटेज है। ट्रांजेक्शन कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, ये भी एक एडवांटेज है। नया मार्केट चैनल मिल जाता है एक पर्टिकुलर कंपनी को, ये भी इसका एक एडवांटेज है। लेकिन मोबाइल की वजह से जो फ्रॉड का रिस्क है वो भी बढ़ जाता है, सिक्योरिटी कंसर्न्स आते हैं, प्राइवेसी कंसर्न्स आते हैं, तो ये एडवांटेज नहीं है। दिस विल बी द डिसएडवांटेज ऑफ मोबाइल कॉमर्स। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। इसके अलावा क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं एम कॉमर्स के? सो देखिए लिमिटेड स्क्रीन साइज है और रिड्यूस्ड यूजर एक्सपीरियंस यहाँ पर हो सकता है, राइट। पोटेंशियल सिक्योरिटी रिस्क होते हैं, वल्नरेबिलिटी ज्यादा हो जाती हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी के ऊपर डिपेंडेंस होती है, कंपैटिबिलिटी इश्यूज विद डिफरेंट डिवाइसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। इसके अलावा हाई चांसेस ऑफ डिस्ट्रैक्शंस एंड इंटरप्शंस, बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट आपको बीच में देखने को मिल जाएंगी, राइट। डिफिकल्टी इन एंटरिंग डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑन स्मॉल स्क्रीन, सो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कई बार आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर नहीं डाल पाते हो, जो विजिबिलिटी है वो लिमिटेड होती है एज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल डिटेल, और प्राइवेसी कंसर्न और डाटा कंसर्न्स तो होते ही हैं, राइट। तो इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, फ्रॉड रिस्क एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स। Next question is the most suitable type of entrepreneur for a developing economy like India is, तो इंडिया जो हमारी डेवलपिंग इकोनॉमी है उसके लिए मोस्ट सुटेबल एंटरप्रेन्योर कौन होगा, ये यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है। सो पहला ऑप्शन है फेवियन, सेकंड इज इमिटेटिव, थर्ड इज ड्रोन एंड फोर्थ इज इनोवेटिव। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा दैट इज ऑप्शन नंबर 2, इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर। तो देखिए यहाँ पर एक आप डिबेट भी कर सकते हो, क्वेश्चन भी उठा सकते हो कि इनोवेटिव क्यों नहीं, इनोवेटिव डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए जरूरी क्यों नहीं है। लेकिन देखिए जरूरी तो है, लेकिन एक डेवलपिंग कंट्री में क्या होता है कि कई बार रिसोर्सेस हमारे पास उतने नहीं होते हैं जितने एक डेवलप्ड कंट्री के पास होते हैं, राइट। तो इसलिए इमिटेटिव जो एंटरप्रेन्योर है वो आइडियल हो जाएगा एक डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए। इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर कौन एंटरप्रेन्योर होता है? जो उन इनोवेशंस को रेप्लिकेट करता है, उन इनोवेशंस को इमिटेट करता है जो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स ने करी होती है, राइट। तो इस तरह की जो इनोवेशन है
जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए आइडियल होती है, राइट। जो भी टेक्नोलॉजी दूसरों ने डेवलप करी है उसको अडेप्ट करने का काम जो है वो इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर करता है। और इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर होता है जो सबसे पहले इनोवेशन करता है, उसको हम इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। फेवियन एंटरप्रेन्योर वो होता है जो पुराने सिस्टम के हिसाब से चलता है, वो तब तक चेंज नहीं करता जब तक चेंज करना जरूरी ना हो जाए। और ड्रोन एंटरप्रेन्योर ये भी पुराने सिस्टम की तरह ही चलता रहता है, चेंज नहीं करता है, और अगर बिजनेस लॉस में भी चला जाए तब भी चेंज नहीं करता है, उसको हम बोलते हैं ड्रोन एंटरप्रेन्योर। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर 2 विच इज इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, द क्वेश्चन इज रूरल मार्केटिंग इज कंसर्न्ड विद द फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम। तो हमें यहाँ पर बताना है कि जो रूरल मार्केटिंग है उसमें जो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है वो कहाँ से कहाँ होता है। सो ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर दिए गए हैं, अर्बन टू रूरल एरियाज, सेकंड इज रूरल टू अर्बन एरियाज, थर्ड इज विद इन रूरल एरियाज, एंड फोर्थ इज विद इन अर्बन एरियाज। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 3, जिसमें दिया गया है ए, बी एंड सी। तो इसमें देखिए, जब भी हम रूरल मार्केटिंग की बात करते हैं तो रूरल एरियाज में मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं उसको हम रूरल मार्केटिंग बोलते हैं। तो रूरल मार्केटिंग में जो फ्लो है गुड्स का भी और सर्विसेज का भी, वो किस तरह से होगा, वो अर्बन टू रूरल एरियाज होगा। अर्बन टू रूरल एरियाज कैसे होगा, अर्बन टू रूरल एरियाज इसलिए होगा क्योंकि रूरल एरिया में हो सकता है किसी रॉ मटेरियल की हम जो अवेलेबिलिटी है वो नहीं है, वो हमें अर्बन एरिया से मंगवाना पड़ रहा है। इट इज़ पॉसिबल कि टेक्नोलॉजी हम अर्बन से रूरल लेकर के आ रहे हैं, हम रॉ मटेरियल लेकर के आ रहे हैं, राइट। तो जो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो अर्बन टू रूरल होगा। इसके साथ ही ये रूरल टू अर्बन भी होगा क्योंकि जो प्रोडक्शन है वो रूरल में हो रही है, तो गुड्स और सर्विसेज को हम सेल अर्बन में कर रहे हैं तो वहां भी होगा। विद इन रूरल एरियाज भी होगा, राइट। रूरल एरियाज में भी जो गुड्स का फ्लो है और सर्विसेज का फ्लो है वो होगा, लेकिन विद इन अर्बन एरियाज ओनली नहीं होगा, इसलिए डी को हम यहाँ पर एक्सक्लूड कर रहे हैं। राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंसेप्ट ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन इज द रिजल्ट ऑफ। तो मार्केटिंग में जो हमारा एक कंसेप्ट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको हम मार्केट सेगमेंटेशन बोलते हैं। तो ये किस चीज का रिजल्ट है ये हमें बताना है। ऑप्शंस में दिया गया है मॉडर्न मार्केटिंग अप्रोच, सेकंड इज मॉडर्न प्रोडक्शन टेक्निक्स, थर्ड इज मॉडर्न चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एंड फोर्थ इज मॉडर्न प्राइसिंग मेथड्स। सो बहुत ही इजी है इस क्वेश्चन को आंसर करना। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 क्यों, क्योंकि मार्केट सेगमेंटेशन किस चीज का रिजल्ट है, इट इज अ रिजल्ट ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग अप्रोच। मॉडर्न मार्केटिंग अप्रोच में हम फोकस करते हैं कि जो भी हमारे कंज्यूमर हैं उन्हें हम कॉमन नीड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस के ऊपर डिवाइड करें, राइट। हम अपने एंटायर मार्केट को, जो कंज्यूमर्स हैं उनकी सिमिलर नीड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस के ऊपर हम डिवाइड करें और स्पेसिफिकली फिर उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर के अकॉर्डिंग हम उन्हें टारगेट करें। तो ये हम बेसिकली कहाँ करा जाता है, ये हमारी मॉडर्न मार्केटिंग अप्रोच का एक हिस्सा है। ट्रेडिशनली इतना फोकस जो है वो नहीं किया जाता था, इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा मॉडर्न मार्केटिंग अप्रोच विच इज ऑप्शन नंबर 1। Next question is, in which architecture of e-commerce client or user sends a request to server, राइट। तो देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो ई कॉमर्स है उसका जो हमारा आर्किटेक्चर होता है उसमें जो क्लाइंट है जो यूज कर रहा है ई कॉमर्स को, वो कौन से आर्किटेक्चर में अपने रिक्वेस्ट को सेंड करता है टू द सर्वर। ऑप्शन है हमारे पास, 2 tier आर्किटेक्चर, 3 tier आर्किटेक्चर, 4 tier आर्किटेक्चर, या फिर 5 tier आर्किटेक्चर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 विच इज 2 tier आर्किटेक्चर। सो 2 tier आर्किटेक्चर में जो यूजर है, जो क्लाइंट है, वो रिक्वेस्ट सेंड करता है टू द सर्वर। इस आर्किटेक्चर में हमारे दो पार्ट होते हैं, एक क्लाइंट साइड होती है और एक सर्वर साइड होती है, राइट। तो जो क्लाइंट है वो जो उसकी रिक्वेस्ट होती है वो सर्वर के पास भेजता है, और ये 2 tier आर्किटेक्चर में होता है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। Next question is, which of the following is not an advantage of 3 tier architecture of e-commerce? So e-commerce का हमारा जो 3 tier architecture होता है, इस आर्किटेक्चर का कौन सा एडवांटेज नहीं है ये हमें बताना है। ऑप्शंस में दिया गया है डायनामिक लोड बैलेंसिंग,
Second is clear separation of user interface from application. थर्ड इज चेंज मैनेजमेंट एंड फोर्थ इज सर्वर लोड बैलेंसिंग। तो ये जो सर्वर लोड बैलेंसिंग है ये हमारा एडवांटेज नहीं है थ्री आर्किटेक्चर का। इसके अलावा बाकी जो तीन ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर दिए गए हैं वो तीनों ही एडवांटेजेस होते हैं थ्री टीयर आर्किटेक्चर के। डायनामिक लोड बैलेंसिंग इसमें करी जा सकती है, यानी कि मल्टीपल सर्वर्स में जो लोड है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है थ्री टीयर आर्किटेक्चर, जिससे जो लोड बैलेंसिंग है वो हो जाती है। इसके अलावा जो यूजर इंटरफेस है उसको एप्लीकेशन से क्लियरली सेपरेट करा जा सकता है, और साथ में चेंज मैनेजमेंट, यानी कि जो हमारा एप्लीकेशन लॉजिक है या फिर सर्वर है उसमें अगर फ्रीक्वेंटली कुछ अपडेट करना है तो थ्री टीयर आर्किटेक्चर आसानी से कर सकता है विदाउट अफेक्टिंग द अदर लेयर्स। इसलिए यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, बिकॉज सर्वर लोड बैलेंसिंग जो है वो कोई एडवांटेज नहीं है थ्री टीयर आर्किटेक्चर का ई कॉमर्स का। Next question is, in the context of mobile commerce, what is the full name or form of PDA? So PDA की full form हमें यहाँ पर बतानी है। Options यहाँ पर दिए गए हैं, Personal Digital Assistant, second is Personal Direct Application, third is Personal Dynamic Architecture, and fourth is Personal Device Automation. And please remember यहाँ पर PDA की जो full form हमें बतानी है वो मोबाइल कॉमर्स के कंटेक्स्ट में बतानी है। हो सकता है ये चारों ही फुल फॉर्म किसी न किसी फॉर्म में किसी न किसी फील्ड में हो, लेकिन क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन करा गया है कि मोबाइल कॉमर्स के कंटेक्स्ट में हमें पीडीए की फुल फॉर्म जो है वो बतानी है। राइट, सो मोबाइल कॉमर्स के कंटेक्स्ट में यानी कि एम कॉमर्स के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें, सो पीडीए की फुल फॉर्म हमारी होती है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस। इसलिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस हमारी एक डिवाइस है जो मोबाइल कॉमर्स में यूज होती है फॉर मैनेजिंग द पर्सनल डेटा एंड इंटरेक्टिंग विद द एप्लीकेशन। तो जो भी हमारी डिवाइस होती है मोबाइल कॉमर्स में जो हमारे पर्सनल डेटा को मैनेज करती है, इसके अलावा जो भी हमारी इंटरेक्शन हो रही है वेरियस मोबाइल एप्लीकेशंस के साथ, उसको जो मैनेज करता है उसको कहा जाता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रीटेड एज एन ई कॉमर्स वेंडर। तो किसको हम ई कॉमर्स वेंडर ट्रीट नहीं करते हैं? चार ऑप्शन है हमारे पास। वेयर हाउस ऑपरेशंस, सेकेंड इज मार्केटिंग एंड लॉयल्टी प्रोग्राम्स, थर्ड इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एंड फोर्थ इज कंप्यूटर्स एंड सर्विस। सो ई कॉमर्स वेंडर्स की अगर हम बात करें तो ई कॉमर्स वेंडर्स में देखिए हमारा वेयर हाउस ऑपरेशंस भी आएंगे। राइट, ठीक है। इसके अलावा मार्केटिंग एंड लॉयल्टी प्रोग्राम्स भी इसका हिस्सा होते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी हमारी ई कॉमर्स वेंडर से रिलेटेड है। लेकिन हमारे जो कंप्यूटर्स एंड सर्वर हैं ये ई कॉमर्स वेंडर नहीं है। दिस इज बेसिकली द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ई कॉमर्स, नॉट वेंडर्स। ये हमारे वेंडर्स नहीं है। राइट, वेंडर्स हमारे हो जाएंगे जो वेयर हाउस रिलेटेड ऑपरेशंस हो गए या मार्केटिंग रिलेटेड प्रोग्राम्स हो गए, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, ये हमारे वेंडर्स का हिस्सा है। लेकिन कंप्यूटर एंड सर्विस देयर इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉट वेंडर। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट। हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। चार ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर दिए गए हैं। स्मॉल बिजनेसेस आर लेबर ओरिएंटेड, सेकंड इज स्मॉल बिजनेसेस आर डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल रिसोर्सेज, third is the registration of small businesses is voluntary, and fourth is the managers are usually owners of small businesses। तो हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, यानी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ पर बतानी है। तो ये यहाँ पर क्या क्या बातें करी जा रही हैं अगर हम इन्हें अच्छे से पढ़ें, तो सबसे पहले बोला जा रहा है कि जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं वो लेबर ओरिएंटेड होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनके पास जो टेक्नोलॉजी है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती है। नई टेक्नोलॉजी को इतनी आसानी से वो अडेप्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि रिसोर्सेज उनके पास कम होते हैं। राइट, टेक्निकल नो हाउ की उनके पास कमी होती है। तो लेबर ओरिएंटेड जनरली हमें स्मॉल बिजनेसेस देखने को मिलते हैं। राइट, इसके अलावा यहाँ पर बोला गया है कि जो रजिस्ट्रेशन है वो वॉलंटरी होती है। तो ऐसा नहीं है, आपका बिजनेस चाहे स्मॉल हो चाहे बिग हो, राइट, आपको जो नेसेसरी रजिस्ट्रेशन है वो तो करानी ही पड़ती हैं। तो ये भी हमारी जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट नहीं है। इसके अलावा बोला जा रहा है कि जो मैनेज कर रहा होता है स्मॉल बिजनेस को जनरली वही ओनर होता है। तो ये भी हमें फ्रिक्वेंटली स्मॉल बिजनेसेस में देखने को मिल जाता है, जहां पर जो मैनेजर्स हैं जो जनरली बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं वही उसके ओनर्स होते हैं। तो ये चीज़ भी फ्रिक्वेंटली हमें स्मॉल बिजनेसेस में देखने को मिलती है। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट में जो बात करी गई है कि स्मॉल बिजनेसेस आर डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल रिसोर्सेज,
रिसोर्सेज, ये स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर गलत है। जो हमारे स्मॉल बिजनेसेस होते हैं वो बेसिकली इंटरनल रिसोर्सेज पर, जो उनके लोकल रिसोर्सेज होते हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, उनकी एक्सटर्नल रिसोर्सेज के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो कम होती है। इंटरनल रिसोर्सेज का यहाँ पर मतलब है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक स्मॉल बिजनेस रन कर रहे हैं, तो आपका बिजनेस ज्यादा किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट होगा कि आपकी अपनी स्किल्स कितनी हैं, आपके पास इंटरनल रिसोर्सेज कितने हैं, जो भी इंप्लॉइज आपके पास है जिनसे आप काम करा रहे हैं उनके पास स्किल कितनी है, आपके पास जो फंड्स हैं अपने वो कितने हैं, इसके ऊपर ज्यादा चीजें डिपेंड करेंगी एक स्मॉल बिजनेस की। जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हो जाते हैं उसके ऊपर उतना इफेक्ट नहीं करेगा, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल चेंज है, राइट, टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है, इसके अलावा जो लेट्स सपोज वर्ल्ड इकोनॉमी की सिचुएशन है उसके ऊपर उतना स्मॉल बिजनेस डिपेंड नहीं करता है, वो इंटरनल रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है। ऑल्दो एक्सटर्नल फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस है लेकिन ज्यादा डिपेंडेंसी इंटरनल रिसोर्सेज के ऊपर होती है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटोमेशन ऑफ ट्रांजैक्शन इज नॉट इंक्लूडेड इन ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स में कौन सी जो ट्रांजैक्शन ऑटोमेशन है वो इंक्लूड नहीं करी गई है। ऑप्शंस है हमारे पास बी टू सी, बी टू बी, ए टू ई एंड सी टू सी। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए टू ई ये हमारे ई कॉमर्स का हिस्सा नहीं है। बाकी जितने भी ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर हैं जैसे कि बी टू बी विच इज बिजनेस टू बिजनेस, राइट, जो बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन होती हैं, बी टू सी जो बिजनेस टू कंज्यूमर होती है जो हम अक्सर देख रहे होते हैं, जनरली मोस्ट ऑफ द चीजें हम बिजनेस टू कंज्यूमर में ही एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इसके अलावा कंज्यूमर टू कंज्यूमर भी हमें ई कॉमर्स में देखने को मिलता है, लेकिन एप्लीकेशन टू एम्प्लॉयर ए टू ई दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ ई कॉमर्स कैटेगरी। तो हमारा राइट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is not a characteristic of convenience products। तो convenience products की जो characteristics नहीं है वो हमें यहाँ पर बताना है, राइट। ऑप्शंस में हमारे पास दिया गया है they have a high unit price, second is consumers do not have strong brand loyalty for these products, right, third is generally consumers have complete knowledge of these products, and fourth is they are generally not affected by फैशन। सो हमें बताना है कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 1। तो देखिए जो हमारे कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स होते हैं उनका हाई यूनिट प्राइस नहीं होता है, इन प्रोडक्ट्स का लो यूनिट प्राइस होता है, राइट। तो जो कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स हैं ये हमारे लो प्राइस्ड होते हैं, फ्रीक्वेंटली परचेज्ड आइटम्स होती हैं, मिनिमल एफर्ट हम कंज्यूमर का लगता है इनको परचेज करने में, विच कॉन्ट्रास्ट विद द हाई यूनिट प्राइस। तो लो यूनिट प्राइस यहाँ पर इनका होता है, ये आपने याद रखना है। जो प्राइस है, राइट, जो यूनिट प्राइस है वो हमारा यहाँ पर लो होता है इन केस ऑफ कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स। इसके अलावा देखिए जो ब्रांड लॉयल्टी है वो इतनी कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स में देखने को नहीं मिलती है। कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो हम डेली रोजमर्रा की जरूरतों के लिए यूज करते हैं, तो जनरली ब्रांड लॉयल्टीज यहाँ पर देखने को नहीं मिलती हैं। जो कंप्लीट नॉलेज जनरली प्रोडक्ट्स का कंज्यूमर्स को रहता ही है, तो ये बात यहाँ पर सही है, राइट। और जनरली फैशन के द्वारा ये अफेक्टेड नहीं होते हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाइंग डिसीजन प्रोसेस स्टार्ट्स विद। तो बाइंग डिसीजन प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होती है। हमारे ऑप्शंस हैं सर्चिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, सेकंड इज नीड रिकॉग्निशन, थर्ड इज इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, एंड फोर्थ इज ब्रांड इमेज, राइट। सो बाइंग डिसीजन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें जो हमारा पहला स्टेप होता है दैट इज प्रॉब्लम रिकॉग्निशन। सबसे पहले हमें प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना होता है, नीड को रिकॉग्नाइज करना होता है। सेकंड हमारा स्टेप आता है इंफॉर्मेशन सर्च, हम इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं। तीसरा आता है इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। फोर्थ हमारा स्टेप आता है परचेज डिसीजन, एंड फिफ्थ हमारा जो स्टेप है इसमें वो है पोस्ट परचेज बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर। तो कहाँ से स्टार्ट हो रही है हमारी ये प्रोसेस, ये स्टार्ट हो रही है ऑप्शन नंबर 2 से विच इज द नीड रिकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स। तो यहाँ पर हमें बताना है कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स का कौन सा एलिमेंट जो है वो नहीं है। ऑप्शंस है हमारे पास एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग,
प्राइसिंग एंड पब्लिक रिलेशंस, राइट। सो मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स का कौन सा एलिमेंट नहीं है ये हमें यहाँ पर बताना है। सो ये मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स में हमारी एडवर्टाइजिंग आती है, पर्सनल सेलिंग आती है, पब्लिक रिलेशंस आता है, पब्लिसिटी आती है, वर्ड ऑफ द माउथ मार्केटिंग आती है, डायरेक्ट मार्केटिंग आती है, बट प्राइसिंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स, राइट। इसलिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके अलावा जो मैंने आपको पॉइंट्स बताया, इसके अलावा सेल्स प्रमोशन इज आल्सो पार्ट ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स, राइट। लेकिन प्राइसिंग इसका हिस्सा नहीं है, सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैगमार अप्रोच इज रिलेटेड टू। तो हमें यहाँ पर बताना है कि जो डैगमार अप्रोच है ये किस चीज से रिलेटेड है। सो बहुत ही फेमस अप्रोच है अगर हम मार्केटिंग के कंटेक्स्ट की बात करें। सो डैगमार अप्रोच, आई एम श्योर आपने ये पढ़ी भी होगी और इसके बारे में सुना भी होगा। तो ये किससे रिलेटेड है, राइट। यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, सेल्स फोरकास्टिंग, एडवर्टाइजिंग, प्राइसिंग एंड मार्केट सेगमेंटेशन। सो डैगमार अप्रोच जो है ये हमारे रिलेटेड है एडवर्टाइजिंग से, जिसकी फुल फॉर्म होती है डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल्स फॉर मेजर एडवर्टाइजिंग रिजल्ट्स। एक हमारा मेथड है जिसके थ्रू हम क्लियर ऑब्जेक्टिव्स एस्टेब्लिश कर सकते हैं अपने एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स के टू मेजर देयर सक्सेस। इसमें कुछ स्टेप्स हम यहाँ पर फॉलो करते हैं। सबसे पहले आती है हमारी अवेयरनेस, राइट। अवेयरनेस के बाद हमारा जो सेकंड स्टेप इसमें आता है दैट इज बेसिकली कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है कन्विक्शन, एंड कन्विक्शन के बाद हमारा लास्ट स्टेप आता है एक्शन। तो ये हमारे स्टेप्स यहाँ पर होते हैं डैगमार अप्रोच में, जिसकी फुल फॉर्म है डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल्स फॉर मेजर्ड एडवर्टाइजिंग रिजल्ट। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट। सो कौन सी यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है ये हमें बताना है। ऑप्शंस हमारे पास दिए गए हैं। Market research is a wider term in comparison to marketing research, right? Second is sales promotion is a part of marketing research. Third is marketing research provides solutions to marketing problem. And fourth is marketing research is a scientific study of entire marketing activities. तो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर यहाँ पर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 1। तो यहाँ पर बोला गया है, हमें बताना है, रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी थी। तो यहाँ पर बोला गया है कि मार्केट रिसर्च इज अ वाइडर टर्म इन कंपैरिजन टू मार्केटिंग रिसर्च, राइट। लेकिन एक्चुअल में इसका उल्टा है। जो मार्केटिंग रिसर्च है दैट इज बेसिकली अ ब्रॉडर term as because it also includes the market research, राइट। सो मार्केटिंग रिसर्च हमारा एक बड़ा स्पेयर है, आप इसको मार्केटिंग रिसर्च बोल सकते हैं, राइट। इसके अंदर हमारा जो मार्केट रिसर्च है वो बेसिकली आता है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट है। बाकी जो यहाँ पर चीजें हैं वो हमारी यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट दी गई हैं, क्योंकि देखिए जो सेल्स प्रमोशन की रिसर्च है ये मार्केटिंग रिसर्च में आती है। इसके अलावा मार्केटिंग रिसर्च मार्केटिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस भी देती है। इसके अलावा जो मार्केटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड जो भी हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं उसी को मार्केटिंग रिसर्च बोला जाता है। तो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो देखिए कंज्यूमर बिहेवियर को बहुत सारे फैक्टर्स इंपैक्ट करते हैं, बहुत सारे पर्सनल फैक्टर्स होते हैं, सोशल फैक्टर्स होते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। तो हमें यहाँ पर बताना है कि कौन से साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो कंज्यूमर बिहेवियर को इम्पैक्ट करते हैं। ऑप्शन है हमारे पास प्रोफेशन, परसेप्शन, एज एंड एजुकेशन, राइट। तो अगर हम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें तो जो परसेप्शन है इट इज बेसिकली साइकोलॉजिकल फैक्टर। इसके अलावा अगर हम प्रोफेशन, एज और एजुकेशन की बात करें तो ये हमारे डेमोग्राफिक या फिर सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। Next question is a company sells a product or service at two or more prices that do not reflect a proportional difference in cost is known as। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एक कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट या सर्विस को सेल कर रही है दो या दो से ज्यादा प्राइसेस पे जो प्रोपोर्शनल डिफरेंसेस इन कॉस्ट को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। तो इसको हम कौन सी प्राइसिंग बोलेंगे। हमारे ऑप्शन है प्राइस स्कीमिंग, कस्टमर सेगमेंट प्राइसिंग, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन या फिर चैनल प्राइसिंग। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विच इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो जब एक कंपनी अपने प्रोडक्ट या सर्विस को डिफरेंट प्राइसेस पे सेल करती है विदाउट प्रोपोर्शनल कॉस्ट डिफरेंसेस, इसको हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। यानी कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए डिफरेंट जो प्राइसेस है उनको हम बेसिकली जो है वो चार्ज कर रहे हैं, राइट।
यानी कि डिफरेंट एरियाज में जब हम जा रहे हैं, डिफरेंट एरियाज को, डिफरेंट कंज्यूमर्स को जब हम टारगेट कर रहे हैं, तो डिफरेंट प्राइसेस हमारे वहाँ पर चार्ज हो रहे हैं। जैसे कि ए एरिया में अगर हम एक 10 रुपए का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, अगर एरिया बी में कोई डिफरेंस आ रहा है, वहाँ पर हम 15 रुपए में प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, दिस इज द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। Next question is, which concept of marketing pays attention to the social, ethical and ecological aspect of marketing? So marketing के हमारे बहुत सारे concepts हैं, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मार्केटिंग का वो कौन सा कंसेप्ट है जो सोशल, इथिकल और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट जो है मार्केटिंग का, उसके ऊपर फोकस करता है, उसको अटेंशन देता है। ऑप्शंस हैं हमारे, प्रोडक्ट कंसेप्ट, सोसाइटल कंसेप्ट, सेलिंग कंसेप्ट एंड प्रोडक्शन कंसेप्ट। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 2 विच इज सोसाइटल कंसेप्ट। सोसाइटल कंसेप्ट जो है ये इंटीग्रेट करता है मार्केटिंग एक्टिविटीज में सोशल, इथिकल और इकोलॉजिकल कंसिडरेशन को, ताकि हम ब्रॉडर सोसाइटी पे ध्यान दे सकें, हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर भी ध्यान दें, हम ओवरऑल जो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है उसके ऊपर भी फोकस करें। ये हमारा बताता है सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। हेंस आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्रेडिंग इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो ग्रेडिंग है एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है मार्केटिंग का, राइट। तो ये किस चीज की प्रोसेस है? ऑप्शन है हमारे पास, इंस्पेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, इवेल्युएशन ऑफ प्रोडक्ट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स या फिर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा होगा ऑप्शन नंबर 3 विच इज द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। सो ग्रेडिंग में हम करते क्या हैं बेसिकली? ग्रेडिंग बेसिकली इन्वॉल्व्स क्लासिफाइंग प्रोडक्ट्स इनटू कैटेगरीज, राइट। जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनको वेरियस कैटेगरीज में डिवाइड करने को, क्लासिफाई करने को हम ग्रेडिंग कहते हैं। और ये क्लासिफिकेशन हम करते हैं बेस्ड ऑन द क्वालिटी, साइज या फिर अदर कैरेक्टरिस्टिक्स विच एड्स इन स्टैंडर्डाइजेशन, जो हमारी स्टैंडर्डाइजेशन में हेल्प कर सकें, उसके लिए क्वालिटी, साइज या फिर और किसी यूनिक जो प्रोडक्ट की क्वालिटी क्वालिटी है या उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट कैटेगरीज में जब क्लासिफाई कर देते हैं, सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड द ग्रेडिंग। और ग्रेडिंग करी किस लिए जाती है? ग्रेडिंग करी जाती है ताकि हमें स्टैंडर्डाइजेशन में हेल्प हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि मार्केटिंग मिक्स का पार्ट कौन सा नहीं है। ऑप्शन है प्रोडक्ट, प्राइस, पब्लिसिटी या फिर प्लेस। सो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पब्लिसिटी इज नॉट ए पार्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स में हमारे 4 P's आते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। जो पब्लिसिटी है ये हमारे प्रमोशन मिक्स का पार्ट है, ना कि मार्केटिंग मिक्स का, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पब्लिसिटी। Next question is, generally the sales promotion techniques are useful in। तो सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स कहाँ पर यूजफुल होती हैं? ऑप्शंस हैं हमारे, मेच्योर मार्केट्स, न्यू मार्केट्स, डाउटफुल मार्केट्स या फिर इमेच्योर मार्केट्स। तो सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स होती क्या हैं जो जनरली हम यूज करते हैं जब हमें शॉर्ट टर्म में अपनी जो सेल्स है उसको इंक्रीज करना होता है, जैसे कि हम डिस्काउंट देते हैं, राइट। इसके अलावा हम कुछ टोकन्स दे देते हैं या फिर हम कोई कूपन दे रहे हैं, तो ये चीज़ें जब हम प्रोवाइड करते हैं कंज्यूमर्स को, इसको सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स कहा जाता है। और ये जनरली यूजफुल होती हैं मेच्योर मार्केट्स में। तो सेल्स जो प्रमोशन टेक्निक्स हैं इनका यूज हम मेच्योर मार्केट्स में करते हैं टू मेंटेन और इंक्रीज द मार्केट शेयर एज पोटेंशियल फॉर न्यू कस्टमर्स डिमिनिशेस, राइट। सो नए मार्केट्स, जो नए कस्टमर्स हैं, उनको ऐड करने का जो पोटेंशियल होता है जब बिल्कुल गिर जाता है, उस टाइम पर कंपनीज डिस्काउंट देना स्टार्ट करती हैं। ये कब होता है? जब मार्केट मैच्योर हमारा हो चुका हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पॉपुलर हेयर कटिंग सैलून इज कंसिडर एज। सो एक हेयर कटिंग सैलून है जो काफी पॉपुलर है, उसको हम क्या कंसिडर करेंगे? ऑप्शन है हमारे पास, स्पेशलिटी प्रोडक्ट, शॉपिंग प्रोडक्ट, कन्वीनियंस प्रोडक्ट या फिर नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट। देखिए एक पॉपुलर हेयर सैलून जो होगा इसको हम एक स्पेशलिटी प्रोडक्ट की तरह देखेंगे, राइट। स्पेशलिटी प्रोडक्ट या सर्विस कौन होती है? वो हमारे कंज्यूमर गुड्स या सर्विसेज होते हैं विच हैव सर्टेन स्पेशल फीचर्स बिकॉज ऑफ सम पीपल मेक स्पेशल एफर्ट्स इन देयर परचेज, राइट। तो यहाँ पर क्या बात करें, अगर यहाँ पर सिंपल हेयर कटिंग सैलून की बात करी गई होती तो वो स्पेशलिटी प्रोडक्ट नहीं होती या फिर स्पेशलिटी सर्विस नहीं होती। ये स्पेशलिटी सर्विस क्यों है? क्योंकि हम यहाँ पर एक पॉपुलर हेयर कटिंग सैलून की बात कर रहे हैं जहां पर कुछ ना कुछ स्पेशल फीचर जो है वो कंटेन्ड है, राइट। इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ सेल्स फोरकास्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो हमें यहाँ पर बताना है कि सेल्स फोरकास्टिंग के कंटेक्स्ट में कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। ऑप्शंस है हमारे पास, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड इज इट इज कंसर्न्ड विद प्रेडिक्टिंग फ्यूचर लेवल्स ऑफ डिमांड, थर्ड इज इट इज एन एग्जैक्ट साइंस, एंड फोर्थ इज इट कंसिडर्स एनवायरमेंटल फैक्टर्स। राइट, तो देखिए अगर हम सेल्स फोरकास्टिंग की बात करें तो जो मार्केटिंग हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनसे इन्फ्लुएंस्ड होती है, बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा जो हमारी डिमांड होती है, डिमांड को प्रेडिक्ट करने के लिए हम सेल्स फोरकास्टिंग का यूज करते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा जो हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल है उसके प्राइसेस हैं, जो इन्फ्लेशन है, राइट, जो हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, जो हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, इसके अलावा टेक्नोलॉजी है, इनको कंसिडर करके ही हम सेल्स फोरकास्टिंग करते हैं, राइट। बट इसके अलावा एक और यहाँ पर स्टेप दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है, इट इज एन एग्जैक्ट साइंस। ऑल्दो सेल्स फोरकास्टिंग इज अ साइंस, बट इट इज नॉट एग्जैक्ट साइंस लाइक फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी, राइट। राइट, तो फिजिकल साइंसेस की तरह, नेचुरल साइंसेस की तरह ये एग्जैक्ट साइंस नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल्समैनशिप इज द एबिलिटी टू चेंज ह्यूमन डिजायर्स इनटू ह्यूमन। तो देखिए जो सेल्समैनशिप होती है, इसमें जो इसमें ये बेसिकली क्या है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि द एबिलिटी टू चेंज, सेल्समैनशिप एक एबिलिटी है जिसमें ह्यूमन डिजायर्स को कन्वर्ट किया जाता है ह्यूमन कैरेक्टर में, ह्यूमन नेसेसिटी में, ह्यूमन नेचर में, या फिर ह्यूमन माइंड में। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 विच इज ह्यूमन नेसेसिटीज। तो सेल्समैनशिप क्या है, मान लो देखिए कोई ह्यूमन का डिजायर है, वो कोई पर्टिकुलर चीज चाहता है लेकिन वो उसको खरीदने के लिए तैयार नहीं है। तो सेल्स पर्सन का काम क्या है कि जो ये डिजायर है एक ह्यूमन का, कंज्यूमर का जो ये डिजायर है, इसको वो नेसेसिटी में कन्वर्ट कर दे, राइट। कैसे? बाय इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर परसेप्शन क्रिएटिंग डिमांड। सो डिमांड को क्रिएट करना और कंज्यूमर की परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करना, ये काम होता है एक सेल्स पर्सन का, जिसमें जो ह्यूमन का डिजायर है उसको उसके नेसेसिटी में बदल दिया जाता है ताकि वो उस प्रोडक्ट की डिमांड करे और उसे परचेज कर ले। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लार्ज सेल्स ऑर्गेनाइजेशन इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक लार्ज सेल्स ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायर्ड होती है इन केस ऑफ हाई प्राइस्ड गुड्स, लो प्राइस्ड गुड्स, इंडस्ट्रियल कस्टमर्स, या फिर टेक्निकल कस्टमर्स। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 2। तो देखिए जब भी सेलिंग प्राइस, जब भी हम लो प्राइस गुड सेल करते हैं, तो ये बेसिकली कंपनी नीड्स टू रीच ए लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स टू जनरेट सिग्निफिकेंट सेल्स वॉल्यूम which necessitates larger sales teams to cover a wider market, राइट। तो अगर हमें एक लार्जर सेल्स ऑर्गेनाइजेशन कब चाहिए, यानी कि जो हमारे इंप्लॉइज हैं वो ज्यादा कब होने चाहिए, जब हम लो प्राइस्ड गुड सेल कर रहे हैं। जैसे लेट्स सपोज एक पर्टिकुलर कंपनी है, वो राइस सेल करती है, राइट। या फिर अगर हम इसमें एक और एग्जांपल है, लेट्स सपोज जो टूथपेस्ट है वो सेल करती है। तो अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे, टूथपेस्ट हो गया, जो राइस हो गया, जो डेली रोजमर्रा की हमारी चीजें हैं, या फिर कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, राइट। तो ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, इनको आप देखोगे तो ये बड़े से बड़े मॉल में भी मिल जाएंगे, ये छोटी से छोटी मोहल्ले की शॉप में भी मिल जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर जब इस तरह के प्रोडक्ट्स को कंपनीज को सेल करना है तो उसे क्या चाहिए, एक लार्जर टीम चाहिए सेल्स की, राइट। तो एक लार्ज सेल्स ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है जब हम लो प्राइस्ड गुड्स को सेल कर रहे होते हैं। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेनिट्रेशन प्राइसिंग मेथड इज मोर सक्सेसफुल इफ। तो जो हमारा पेनिट्रेशन प्राइसिंग मेथड होता है ये ज्यादा सक्सेसफुल कब होता है। पेनिट्रेशन प्राइसिंग में हम करते क्या है, जब इनिशियल लेवल के ऊपर जो हमारा प्राइस है प्रोडक्ट का, उसको हम कम चार्ज करते हैं, राइट। ऑप्शन है हमारे पास, द कंज्यूमर्स आर नॉट प्राइस सेंसिटिव, second is the consumers are price sensitive, third is the price has a low elastic market, and fourth is the product has zero elastic market। so इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए हमारा जो पेनिट्रेशन प्राइसिंग मेथड है ये कब काम करता है, जब हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, राइट, वो प्राइस सेंसिटिव होते हैं, यानी कि थोड़ा सा प्राइस में चेंज होने से ही उनकी जो परसेप्शन है, जो डिमांड है, वो इम्पैक्ट हो जाती है। तो इस सिनेरियो में अगर हम कम प्राइस चार्ज करेंगे, सो ज्यादा डिमांड ऑब्वियसली आएगी, तो हमारा प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा। सो जब हमारा जो कंज्यूमर है वो प्राइस सेंसिटिव है, उस केस में पेनिट्रेशन प्राइसिंग मेथड ज्यादा सक्सेसफुल होगा।
Next question is professional observers who pose as customers and interact with company's service personals are well known as। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ऐसे प्रोफेशनल ऑब्जर्वर्स जो कस्टमर की तरह एक्ट करते हैं और कंपनी की जो सर्विस पर्सनल होते हैं उसके साथ भी इंटरेक्ट करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन है हमारे पास मिस्ट्री शॉपर्स, सीक्रेट एजेंट्स, सीक्रेट कस्टमर्स एंड एनालिटिकल कस्टमर्स। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर बनेगा मिस्ट्री शॉपर्स। मिस्ट्री शॉपर्स कुछ प्रोफेशनल ऑब्जर्वर्स होते हैं, राइट, जो कस्टमर सर्विस होती है वो उसको इवेल्युएट करते हैं, राइट, जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है उसको इवेल्युएट करते हैं बाय पोजिंग देमसेल्फ एज एन ऑर्डिनरी कस्टमर, राइट, एंड दे आल्सो इंटरेक्ट विद द कंपनी सर्विस पर्सनल। तो इस तरह के जो हमारे प्रोफेशनल ऑब्जर्वर्स होते हैं उनको मिस्ट्री शॉपर्स कहा जाता है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। Next question is installment offers, discount, gifts and free samples are part of। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो इंस्टॉलमेंट ऑफर्स होते हैं, डिस्काउंट्स होते हैं, गिफ्ट्स होते हैं, ये फ्री सैंपल्स कंपनी प्रोवाइड करती है, ये किसका पार्ट है? मैंने आपको एक एग्जांपल भी इसका पीछे दिया था। ऑप्शंस हैं एडवर्टाइजिंग, इंटीग्रेटेड एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन या फिर गुरिल्ला एडवर्टाइजिंग। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3 विच इज सेल्स प्रमोशन। राइट, मैंने आपको पहले भी बताया कि सेल्स प्रमोशन में वो टेक्निक्स हम यूज करते हैं जहां पर इमीडिएट परचेज हो, हमारी इमीडिएट सेल्स जो है वो बूस्ट हो, राइट, जहां पर कंपनीज डिस्काउंट प्रोवाइड करती है, कूपन प्रोवाइड करती है, गिफ्ट्स प्रोवाइड करती है, या फिर कई बार वाई वन गेट वन फ्री इस तरह के ऑफर्स चलाती है या फ्री सैंपल्स बांटती है, तो इसको हम सेल्स प्रमोशन बोलते हैं। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। Next question is a strategy for company growth by increasing sales of existing products in the existing market segments without changing the product is known as। तो जब एक कंपनी जो अपनी सेल्स है उसको इंक्रीज करना चाह रही है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ ही, एग्जिस्टिंग मार्केट में ही, एग्जिस्टिंग मार्केट सेगमेंट में ही, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन है हमारे पास मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट या फिर डाइवर्सिफिकेशन। सो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 विच इज मार्केट पेनिट्रेशन। तो इसमें कंपनी एग्जिस्टिंग मार्केट्स में इंटेंसिफाई करती है अपने मार्केट एफर्ट्स को, सेल्स को इंक्रीज करने के लिए एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ। इसमें जो प्रोडक्ट की एक्सेसिबिलिटी है उसको इंप्रूव करा जाता है, जो एडवर्टाइजिंग एफर्ट्स हैं बहुत ज्यादा करे जाते हैं, कंपनी एग्रेसिवली सेल्स करने की कोशिश करती है। तो इस तरह की स्ट्रेटेजी को कहा जाता है मार्केट पेनिट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज इन विच अ प्रोडक्ट सेल स्टार्ट क्लाइंबिंग क्विकली। तो ऐसी कौन सी हमारी स्टेज होती है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की जहां पर जो सेल्स है वो क्विकली क्लाइंब करती है? तो जो हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है वो कुछ इस तरह का होता है, राइट, हमारी इंट्रोडक्शन आता है, फिर अब ग्रोथ आती है, फिर मेच्योरिटी एंड देन डिक्लाइन। तो यहाँ पर कौन सी ऐसी स्टेज है जहाँ पर इमीडिएटली हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी सेल्स इंक्रीज होती है? तो वो हमारी ग्रोथ स्टेज होती है जहाँ पर हमारी जो सेल्स है वो क्लाइम होती हुई हमें नजर आती है। सो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मार्केट में एक एक्सेप्टेंस जो है वो प्रोडक्ट को लेकर के आ चुकी होती है। Next question is a distribution system in which a single firm set up two or more marketing channels to reach one or more customer segments is known as। तो ऐसा कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जिसमें एक सिंगल फर्म दो या दो से ज्यादा मार्केटिंग चैनल्स को सेटअप करती है ताकि डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट तक वो पहुंच सके? ऑप्शन है हमारे पास मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सेकंड इज हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम, थर्ड इज वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम एंड फोर्थ इज फ्रेंचाइजी सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। जो हमारा मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें दो या दो से ज्यादा मार्केटिंग चैनल्स को कंपनी यूज करती है ताकि डाइवर्स कस्टमर सेगमेंट्स तक वो इफेक्टिवली पहुंच सके। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। Next question is the major logistics functions include warehousing, transportation, logistics, information management and। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो हमारे लॉजिस्टिक्स फंक्शन होते हैं, राइट, लॉजिस्टिक्स फंक्शन हमारे कौन से होते हैं जिसमें जो हमारा फ्लो है, राइट, बेसिकली जो फ्लो है गुड्स का उसको हम इसमें मैनेज करते हैं, राइट, फ्रॉम रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल से लेकर के जो हमारा फाइनल कंज्यूमर है उस तक गुड्स को पहुंचाने तक जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं उसमें जो फ्लो ऑफ गुड्स हो रहा है उसको हम मैनेज करते हैं, वो हमारे लॉजिस्टिक्स फंक्शन होते हैं। तो इसमें हमारी वेयर हाउसिंग आएगी, ट्रांसपोर्टेशन आएगा, लॉजिस्टिक्स आएगा, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट आएगा, इसके अलावा क्या आएगा? सेलिंग,
पैकेजिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट या फिर एडवर्टाइजिंग? सो लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड क्या होगा? ऑब्वियसली इन्वेंट्री मैनेजमेंट। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योग सूत्र वाज रिटन बाय। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि योग सूत्र जो हमारा एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट है उसको किसने लिखा था? हमारे पास यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास, कर्ण, कपिल, पतंजलि या फिर योगी। तो देखिए जो योग सूत्र है उसको महर्षि पतंजलि ने लिखा था। पतंजलि को हम मानते हैं ऑथर ऑफ द योगा सूत्र, जिन्होंने फाउंडेशनल टेक्स्ट दिया है योग फिलोसफी का। आज जो हम योगासन इतने जानते हैं वो सारे मेंशन हैं हमारे इस पर्टिकुलर टेक्स्ट में, योग सूत्र में, जिसको महर्षि पतंजलि ने लिखा था। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। Next question is the concept of entrepreneurship as an innovative function has been revived why? So हमारा जो entrepreneurship है उसको as a innovative function किसने popularize किया या फिर revive किया, ये हमें यहाँ पर बताना है, राइट? यानी कि किसने कहा कि innovation जो है वो एक core function है entrepreneurship का। अगर innovation नहीं है तो उसको हम entrepreneurship नहीं बोलेंगे। ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर दिए गए हैं, पीटर एफ ड्रकर, सेकंड है जोसेफ कंपीटर, थर्ड इज जे एस मिल एंड फोर्थ इज रॉबर्ट जे कैल्विन। तो देखिए जो कंसेप्ट है हमारा इनोवेटिव फंक्शन का, कि जो हमारी एंटरप्रेन्योरशिप है वो एक इनोवेटिव फंक्शन है, ये कहा था जोसेफ कंपीटर ने। इन्होंने कहा कि एंटरप्रेन्योरशिप को हम, किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट को हम एंटरप्रेन्योरशिप तब मानेंगे जब उसमें इनोवेशन हो। और इनोवेशन हम मल्टीपल तरीके से कर सकते हैं। आप नया प्रोडक्ट मार्केट में ला रहे हैं, नई सर्विस ला रहे हैं, आपके पास नया मेथड ऑफ प्रोडक्शन है, या फिर आपने कोई नया मार्केट फाइंड आउट कर लिया है, राइट? आपने ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने का कोई नया तरीका ढूंढा है। ये सारी चीजें जो है वो इनोवेशन का पार्ट हो सकती हैं, ये जोसेफ कंप्यूटर ने बताया था। सो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द हाई नीड फॉर अचीवमेंट कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप? तो हमें यहाँ पर बताना है कि जो हमारे एंटरप्रेन्योरशिप का कंसेप्ट है हाई नीड फॉर अचीवमेंट, उसके साथ हम किस स्कॉलर को क्लोजली एसोसिएट करते हैं? सो ऑप्शन है हमारे पास, डेविड सी मैक्लेलैंड, रॉबर्ट सी रॉन्स्टैड, जॉन एच कुराटको एंड रॉबर्ट जे कैल्विन। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 1 विच इज डेविड मैक्लेलैंड। मैक्लेलैंड ने नीड फॉर अचीवमेंट थ्योरी दी थी। इन्होंने कहा था कि जो एंटरप्रेन्योर है वो कब एंटरप्रेन्योर बनता है, एक पर्टिकुलर पर्सन है वो एंटरप्रेन्योर कब बनेगा? वो एंटरप्रेन्योर तब बनेगा जब उसके अंदर नीड फॉर अचीवमेंट हो, यानी कि वो कुछ अचीव लाइफ में करना चाह रहा है, उसकी वजह से वो एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज में आ रहा है। ये कहा था डेविड मैक्लेलैंड ने। सो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट हमारा मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें हमारे पास लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है। लिस्ट 1 में हमारे पास यहाँ पर 4 टाइप्स के एंटरप्रेन्योर्स दिए हैं, हमें इनके जो फीचर्स हैं उनके साथ यहाँ पर इन्हें मैच करना है। तो देखिए सबसे पहले दिया गया है लेजी एंड शाय। सो लेजी एंड शाय कौन सा एंटरप्रेन्योर होता है? फेबियन एंटरप्रेन्योर। चेंज को रेजिस्ट कौन करता है? ड्रोन एंटरप्रेन्योर, दे स्ट्रांगली रेजिस्ट द चेंज। इसके अलावा अडॉप्ट्स ओनली सक्सेसफुल इनोवेशन, दे आर इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स। इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो एग्जिस्टिंग इनोवेशंस होती हैं वो उनको अडॉप्ट करके चलते हैं। और नए मार्केट्स को कौन डिस्कवर करता है? दे आर द इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर, राइट? तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जिसमें ये करेक्ट मैच देखिए दिया गया है, राइट? ए के साथ हम मैच करेंगे 4 को, इसके साथ बी के साथ हम मैच कर, बी के साथ बेसिकली हम मैच कर रहे हैं 3 को, सी के साथ हमने मैच किया 1 को, और डी के साथ हमने मैच किया 2 को। सो राइट आंसर हियर वुड बी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट? सो कौन सी यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, ये हमें यहाँ पर बताना है। पहली स्टेटमेंट है रिस्क इज द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो देखिए एंटरप्रेन्योरशिप का जो कोर एलिमेंट है वो रिस्क है, एक एंटरप्रेन्योर रिस्क लेता है टू बिल्ड अ बिजनेस एंटरप्राइज। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें एंटरप्रेन्योरशिप इज प्राइमरली अ वेल्थ प्रोड्यूसिंग टास्क, क्या एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो एक वेल्थ प्रोड्यूसिंग टास्क है? तो बिल्कुल ये भी सही बात है। एंटरप्रेन्योरशिप एक वेल्थ प्रोड्यूसिंग टास्क है। जब भी हम एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज में जाते हैं तो वहां पर वेल्थ जो है बेसिकली हम प्रोड्यूस करते हैं, वेल्थ क्रिएशन इकोनॉमी में होती है। एंटरप्रेन्योरशिप इज ए बॉर्न पर्सनैलिटी ट्रेट ओनली। तो देखिए ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। एंटरप्रेन्योरशिप बॉर्न पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं है, हम एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट कर सकते हैं बाय प्रॉपर ट्रेनिंग, राइट? एंड फोर्थ स्टेटमेंट है हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स नॉट ऑन इंट्यूशन। सो ये भी बिल्कुल सही बात है। सो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो गया ऑप्शन नंबर 3, जो कि गलत स्टेटमेंट है। Next question is in which year the Micro, Small and Medium Enterprise Act has been enacted in India? So MSME जो हमारा एक्ट था वो कौन से ईयर में एनेक्ट हुआ था, ये बेसिकली हमें बताना है। ऑप्शंस में है हमारे पास 2016, 2010, 2006 या फिर 2002। तो देखिए
एमईडी एक्ट जो है हमारा, ये हमारा आया था 2006 में। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। सो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट, जिसको हम एमएसएमईडी एक्ट भी बोलते हैं, ये 2006 में एनेक्ट करा गया था। सो एड्रेस द नीड्स ऑफ एमएसएमई सेक्टर इन द कंट्री। सो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट। सो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, ये हमें बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, स्मॉल बिजनेसेस आर लेबर ओरिएंटेड, राइट। तो देखिए स्मॉल बिजनेसेस हैं वो लेबर ओरिएंटेड होते हैं, बिल्कुल सही बात है। सेकंड है, स्मॉल बिजनेसेस आर डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल रिसोर्सेज। देखिए स्मॉल बिजनेसेस जो हैं वो सिर्फ एक्सटर्नल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट करते हैं, तो ये यहाँ पर सही नहीं है। इंटरनल जो रिसोर्सेज हैं, जो इंटरनल कैपेबिलिटी है, वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। नेक्स्ट है, रजिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल बिजनेसेस इज वॉलंटरी। तो कुछ केसेस में ये वॉलंटरी होती है, राइट। एंड देन वी हैव द मैनेजर्स आर यूजुअली ओनर्स ऑफ द स्मॉल बिजनेसेस, ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही बात है। सो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 2। जो स्मॉल बिजनेसेस है जनरली इंटरनल जो लोकल रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर ज्यादा रिलाई करते हैं रेदर देन द एक्सटर्नल रिसोर्सेज। एक्सटर्नल रिसोर्सेज जो है उतना रोल प्ले नहीं करते हैं, लोकल जो रिसोर्सेज होते हैं, जो इंटरनल रिसोर्सेज हैं, उनके ऊपर जो है वो ज्यादा रिलाई करते हैं स्मॉल बिजनेसेस। सो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पर्सनल लेवल डिटर्मिनेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। सो पर्सनल लेवल डिटर्मिनेंट कौन सा नहीं है एंटरप्रेन्योरशिप का, ये हमें बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, अचीवमेंट नीड, इनोवेशन, टाइप ए पर्सनैलिटी एंड लोकस ऑफ कंट्रोल। तो देखिए नीड फॉर अचीवमेंट, टाइप ए पर्सनैलिटी या फिर लोकस ऑफ कंट्रोल, ये सारे के सारे जो है वो इंटरनल फैक्टर्स हैं, पर्सनल लेवल डिटर्मिनेंट है। लेकिन इनोवेशन जो है ये पर्सनल लेवल डिटर्मिनेंट नहीं है। सो हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राइट। बाकी देखिए यहाँ पर आपको जो है वो पर्सनल लेवल डिटर्मिनेंट लिए होते हैं ऐसे इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो डिसीजन मेकिंग को जनरली इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे हमारे पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, मोटिवेशन है, अचीवमेंट, रिस्क टॉलरेंस, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, क्रिएटिविटी, एडेप्टेबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ क्रिएटिविटी। सो क्रिएटिविटी का फीचर कौन सा नहीं है, ये हमें बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, रिजिडिटी, ओरिजिनलिटी, सेंसिटिविटी या फिर फ्लुएंसी। तो देखिए क्रिएटिविटी का जो फीचर है वो रिजिडिटी नहीं होगा, राइट। एक तरह से ऑपोजिट की बात यहाँ पर करी गई है। क्रिएटिविटी में ओरिजिनलिटी आपको मिलेगी, सेंसिटिविटी होती है और फ्लुएंसी होती है, बट क्रिएटिविटी में जो है वो रिजिडिटी नहीं होती है। सो राइट आंसर हियर वुड बी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ थिंकिंग कंट्रीब्यूट्स टू क्रिएटिविटी। सो क्रिएटिविटी को कौन सी थिंकिंग जो है वो कंट्रीब्यूट करती है। ऑप्शन है हमारे पास, कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, प्रेजेंट थिंकिंग या फिर इफेक्टिव थिंकिंग। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 विच इज डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है? डाइवर्जेंट थिंकिंग में हम मल्टीपल आइडियाज को जनरेट करते हैं सो दैट वी कैन फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। हम मल्टीपल आइडियाज को ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, मल्टीपल सोल्यूशंस को लेकर के आएंगे। और इसका ऑपोजिट होती है कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग में हम वन बेस्ट सोल्यूशन, सिंगल बेस्ट सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सो इसलिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया जिनको बीएडीएम के प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा गया था। आई होप आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और यहाँ से आपकी जो आपके आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन है वो काफी अच्छे से हुई होगी। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।